टारगेट करनी है तो वो कंपनी को सिलेक्ट कैसे करना है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। उन कंपनीज को कौन से प्राइसेस पे लपेटना है, कौन से प्राइसेस पे खरीदना है, उस पर भी हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मेरी स्ट्रेटेजी जो मेरे लिए यार 99.9 नहीं 100% ऑफ द टाइम्स वर्क करती है, वो तो बस लिखते हैं ना, जैसे डेटॉल ने 99.9% कीटाणु मारे लिखने के लिए लिख दिया, तो मैंने बस लिखने के लिए लिखा है 99.9, लेकिन मेरे लिए ये 100% ऑफ द टाइम्स ही वर्क करती है। उसके बाद मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें हम करेंगे हल्की सी डिस्कशन, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो। इंटरेस्टेड हो चाहे ना हो, दैट्स अ डिस्कशन ऑफ द 2 आवर्स अहेड की डिस्कशन है वो। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 2 घंटे आप बस मेरे को सुन लो अच्छे से। ये मेरा प्रॉमिस है, आपकी ये सेशन आपकी लाइफ का बेस्ट सेशन होने वाला है। जो मैं आज सिखा रहा हूं वो आपने प्रैक्टिकलिटी के साथ अगर मार्केट में फॉलो कर लिया तो पूरी जिंदगी पैसा बनेगा, ये भी मेरा प्रॉमिस है। ऑन दैट नोट, कॉफी पीते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन, हाउ नॉट टू लूज मनी इन द मार्केट। मेरे को ये क्वेश्चन 1000 बार नहीं करोड़ों बार पूछा जाता है कि हेमंत मार्केट में लॉसेस हो रहे हैं, क्या करें या किस तरीके से हम अपने लॉसेस को बचाएं या कम करें। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपसे ही 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। प्लीज आंसर दोस क्वेश्चन इन द चैट, और चैट नहीं सॉरी इन द पोल। तो युवराज प्लीज ऑन द पोल। पहला क्वेश्चन, इन 3 ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? हु अर्न्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी? ऑप्शन ए बिजनेसमैन, ऑप्शन बी एम्प्लॉय एंड ऑप्शन सी लेबर। सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है दुनिया में? बिल्कुल, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। नाउ लेट मी एंड द पोल। तो गाइस आंसर इसके 94% लोगों का कहना है कि बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। कुछ परसेंट लोगों का कहना है, कुछ परसेंट लोगों का कहना है एम्प्लॉय। दैट इज ऑल्सो, मतलब उन्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा मेजोरिटी के अकॉर्डिंग भी और मेजरली भी बिजनेसमैन ही कमाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपने एकदम सही दिया है। नाउ मेरा क्वेश्चन है, क्या बिजनेसमैन मेहनत भी सबसे ज्यादा करते हैं? सेकंड क्वेश्चन इज, इन 3 ऑप्शंस में से ही सबसे ज्यादा मेहनत, खून पसीने की मेहनत कौन लोग करते हैं? प्लीज आंसर इट। Yeah, you guys please start the call. Yes, Who so works the most? there is a network issue. It's being launched right now. तो हम क्या करते हैं कि पोल अभी लॉन्च ही हो रहा है स्क्रीन पे, सिर्फ आई गेस इट्स नॉट विजिबल राइट नाउ, तो आई विल जस्ट ट्राई वंस अगेन। तो मैं चेक करता हूँ, नहीं तो तब तक हम क्या कहते हैं, यहाँ पे चैट में ले लेते हैं क्वेश्चन का आंसर ना। हु वर्क्स द मोस्ट? गाइस प्लीज आंसर इन द चैट, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? बिजनेसमैन करते हैं सबसे ज्यादा मेहनत, लेबरर्स करते हैं कि एम्प्लॉयज करते हैं सबसे ज्यादा मेहनत? गाइस डू लेट अस नो। यू कैन राइट बिजनेसमैन, लेबर और एम्प्लॉय, तीनों में से आपके पास 3 ऑप्शन है, तो यही पोल था, तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, करेक्ट, सभी लोगों का आंसर एकदम करेक्ट है। सभी लोग कह रहे हैं लेबर, कुछ लोग एम्प्लॉय बिजनेसमैन भी कह रहे हैं, बट नहीं, लेबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों ने सही आंसर कर दिया है। नाउ मैं चैट को बंद कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। नाउ यार, आप लोगों ने आंसर कर दिया है कि लेबर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप ही लोगों ने मेरे को बताया है कि सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं बिजनेसमैन। यार इससे तो ये निकल के नहीं आएगा कि मेहनत करना छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं पहले क्वेश्चन को उल्टा पूछता कि सबसे कम पैसा कौन कमाता है, तो शायद उसका आंसर लेबर ही होता, राइट? तो जो लोग, हमारी सोसाइटी में जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली सबसे कम पैसे भी वही लोग कमा रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही आ गया ना कि मेहनत नहीं करनी चाहिए हमें, राइट राजेश जी, दिनेश जी, हरिंद्र जी, वीके तिवारी जी, राइट? यही है ना? जी नहीं। इन 2 क्वेश्चंस की हेल्प से ना हमारे माइंड में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और उत्पन्न होना चाहिए, एक क्वेश्चन और स्टार्ट होना चाहिए, एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि यार हेमंत, लेबरर्स ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी सबसे ज्यादा पैसे वो नहीं कमा पा रहे? व्हाट इज दैट मिस्टेक, दैट मेजर मिस्टेक दैट दे आर डूइंग, कि सबसे ज्यादा जो है मेहनत करने के बावजूद भी सबसे ज्यादा पैसे उसके नहीं बनते? एंड गाइस, उसका रीजन है रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे। एक लेबरर जो है टाइम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल, टाइम रिस्क का मतलब होता है मोटा मोटा, आपने आज कुछ मेहनत की, उसका फल आपको कितने समय बाद मिलेगा। एक लेबर का टिपिकल डायलॉग होता है, आप हेडरेस करके कंफर्म कर सकते हैं अगर आपने भी ये डायलॉग सुना है तो, हम तो जी दिहाड़ी मजदूर हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, हमें हमारी पेमेंट अभी की अभी चाहिए। हम जो है अपनी पेमेंट के लिए 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल इंतजार नहीं करेंगे, हमने अभी आपका काम किया है, हमें हमारी पेमेंट अभी की अभी चाहिए। लेबरर्स का ये टिपिकल डायलॉग होता है। एज अ रिजल्ट, क्योंकि उन्हें डेली पैसा कमाना होता है, उन्हें उनके काम का उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता। व्हाट अबाउट एम्प्लॉय? क्या एम्प्लॉय भी ऐसे ही सोचता है क्या कि हमें डेली पैसा कमाना है? जी नहीं। एक एम्प्लॉय पूरे महीने मेहनत करता है इस उम्मीद में कि मंथ के एंड में कुछ अच्छी खासी सैलरी आएगी, और वो आती भी है। व्हाट अबाउट बिजनेसमैन? क्या बिजनेसमैन भी ये डेली मंथली इनकम के बीच में घूमता रहता है क्या? जी नहीं। एक बिजनेसमैन पूरे जो है आज के उसके जो भी डिसीजन होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करते हैं
कि 1 साल बाद उसकी सैलरी क्या होने वाली है, या 1 साल बाद उसके बिजनेस की इनकम या उसके बिजनेस की सेल्स किस तरीके से बढ़ने वाली है। बिजनेसमैन पूरे तरीके से उस चीज पे फोकस रहता है। अब आप लोग बोलोगे हेमंत ठीक है, लेकिन इसका स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है? गाइस लेट मी बी ब्रूटली ऑनेस्ट ओवर हियर। आप किस तरीके से जनरल पैसे को ऑब्जर्व करते हैं, जनरल पैसे के बारे में सोचते हैं, जनरल मेहनत और रिस्क और रिवॉर्ड को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसका स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट कोरिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लोग एक लेबर की बुद्धि के साथ स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं ना, लेबर की बुद्धि का क्या मतलब है? लेबर की बुद्धि का क्या मतलब है? हेमंत हमें 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 इंट्राडे करना सिखा दो, हमें बीटीएसटी सिखा दो, हमें रोज पैसा कमाना सिखा दो, कुछ ऐसा नुस्खा बता दो कि हम 9 बजे बैठे और 3:30 बजे 500 रुपए की दिहाड़ी बना के उठे। जो ऐसी थिंकिंग से जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, सबसे ज्यादा पैसा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, सबसे ज्यादा मेहनत वही लोग करते हैं, खून पसीने की मेहनत करते हो, पूरे पूरे दिन चार्ट में घुसे रहेंगे। अरे हेमंत ये 1 मिनट पे डोजी बनी है, 5 मिनट पे मनमोजी कैंडल बनी है, एंड 17 मिनट पे 17 तो जैसे 15 मिनट का होता है, 15 मिनट पे लाल कलर की मारूबोतो कैंडल बनी है, सारा कंफर्मेशन मिल गया है, शॉर्ट कर देता हूं, और वो शॉर्ट कर देते हैं, उसके बाद उनके लॉसेस हो जाते हैं। तो क्योंकि यार ये जो डेली की कैंडल बन रही है ना, मोमबत्ती, डोजी, पोजी, मारूबोतो, शूटिंग स्टार, उसका स्टॉक प्राइस के असली मूवमेंट पे कोई भी लेना देना नहीं है। इंट्राडे करने वाले केवल और केवल यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इंट्राडे में आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा मेहनत भी करोगे आप ही लोग, एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर, सबसे ज्यादा पैसा, जी हाँ, सबसे ज्यादा पैसा लूज भी करोगे आप ही लोग, बिकॉज इंट्राडे में ट्रांजैक्शन टैक्सेस एंड ऑल जो है इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि लॉन्ग रन में आपकी सारी बेट जो है इवेंचुअली 50-50% पे आके ही रुकने वाली हैं। आप 50% ऑफ द टाइम सही होगे, आप 50% ऑफ द टाइम गलत होगे, नेट तो नेट बेसिस पे, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट आपने, क्योंकि जिसने प्रॉफिट किया उसने भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की, जिसने लॉस किया उसने भी जो है एसटीटी बकायदा ब्रोकरेज वगैरह पे की। नेट आप हमेशा लॉन्ग रन में लॉस में ही रहोगे। एक बार हैंड करके कंफर्म कर दो प्लीज, इंट्राडे कौन लोग करते हैं अभी तक, वो लॉस में ही है, कि हम अभी तक इंट्राडे में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल, एक दो लोगों ने हैंड रेस किया है, बाकी वैसे आई नो बहुत सारे लोग इंट्राडे में लॉस में होते हैं, बाकी लोग भी हैंड रेस कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंट इज यार, आप इंट्राडे में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। तो मेरा फर्स्ट लेसन आपके लिए यही है कि क्या चीज हमें नहीं करनी है अगर अपना पैसा बचाना है। तो जो चीज हमें नहीं करनी है वो है इंट्राडे। इंट्राडे प्योर जुआ है, शुद्ध रूप से गैम्बलिंग है, उसको आज ही छोड़ो। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हेमंत कोई तो होंगे ना जो इंट्राडे में पैसा कमा सकते हैं, कोई तो प्लेयर्स होंगे ऐसे स्टॉक मार्केट में जो इंट्राडे में भी पैसा कमाते हैं। यस, मेरी कंपनी, जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूं ना एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, हम सिर्फ इंट्राडे ही करते हैं, एंड वी जस्ट प्रिंट मनी, नॉट इवन मेक मनी, वी प्रिंट मनी। तो हेमंत आपके पास ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से आप इंट्राडे में पैसा छाप पाते हो? तो यार मेरी कंपनी के पास 3 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम इंट्राडे में बहुत ही अच्छा कर पाते हैं। पहली चीज इज ब्रेन। आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, माय कलीग्स आर फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। बेसिकली जितने भी इंडिया के टॉप मैथमेटिकल ब्रेन्स हैं, सबको हायर करके रख लिया है कि चलो लेट्स क्रैक समथिंग इन द स्टॉक मार्केट। अब हमारे पास दिमाग है, हमारे पास पैसा है, 500 हजार करोड़ रुपए ऐसे पड़े रहते हैं हमारे पास कि चलो ट्रेडिंग करते हैं। एंड उसके बाद टेक्नोलॉजी। गाइस फॉर एग्जांपल, आपको जो इंट्राडे में आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, आपको कम से कम 2-3 सेकंड का समय तो लगता होगा। 2-3 सेकंड तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, उससे ज्यादा ही समय लगता होगा। एनी गेसेस मेरे एल्गोरिथम को, जो स्टॉक मार्केट में काम करता है, जो ट्रेडिंग करता है, उसको कितना टाइम लगता है ऑर्डर प्लेस करने में डेटा आने के बाद? 1 माइक्रो सेकंड। यदि पता है आपको 1 माइक्रो सेकंड कितना होता है? 1 माइक्रो सेकंड होता है 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। आप 1 सेकंड को 10 लाख हिस्सों में तोड़ो, जो एक हिस्सा निकलेगा वो होगा 1 माइक्रो सेकंड। तो उतना समय लगता है मेरे एल्गोरिथम को मार्केट में ऑर्डर प्लेस करने में। आपको क्या लगता है, आप सही में उन एल्गोरिथम को बीट कर सकते हो जो मार्केट में ऐसी इनएफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं जो नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल है? वो वैसी इनएफिशिएंसी को फाइंड करते हैं मेरे एल्गोरिथम, एंड उस पर पैसा प्रिंट करते हैं। नाउ आई कैन सी आशीष जी के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हेमंत ठीक है ना, आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करके पैसा कमाओ, हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करके पैसा कमाते हैं, इंट्राडे में आप भी पैसा कमाओ, हम भी पैसा कमाए, राइट? बहुत लोगों के माइंड में ऐसा आ रहा होगा ना, डॉक्टर शोने जी के माइंड में भी आ रहा होगा, आशीष जी के माइंड में भी आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो यार पॉइंट इज, आप ऐसा कर नहीं सकते। दिक्कत ये है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप भी प्रॉफिटेबल बनो, हम भी प्रॉफिटेबल बने, बिकॉज यार हम डोरेमोन या कितरेसू की दुनिया में नहीं है। वी आर इन द रियल वर्ल्ड, वी आर इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीजें ऐसे वर्क नहीं करती है कि आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहो, क्योंकि यहाँ पे एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस नहीं है। जहां पे एक का थोड़ा सा प्रॉफिट दूसरे का बहुत ही बड़ा लॉस है। तो डॉक्टर शौर्य जी, अगर गलती से आपने इंट्राडे में 100 रुपए कमा लिए, तो आपके बगल में ही बैठे अमित जायसवाल जी का कम से कम 140 रुपए का लॉस हुआ है। कहां गए वो 40 रुपए? वो 40 रुपए गए ब्रोकरेजेस में, एसटीटी में, पीटीटी में, जीएसटी में, पीजीएसटी में, न जाने हजारों तरीके के ट्रांजेक्शन टैक्सेस हैं, वो सारे पैसे गए वहां पे। एंड क्योंकि
ऐसी बड़ी बड़ी फर्म्स बहुत ही तगड़ा एंड बहुत ही अच्छा पैसा छाप रही हैं स्टॉक मार्केट में रिटेल इंट्राडे में। तो इंट्राडे में रिटेलर की कोई भी जगह नहीं है, आप एडी चोटी का जोर लगा लो, मेरी गारंटी है लॉन्ग रन में यू विल बी अ लॉस मेकिंग ट्रेडर, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज इन कंपनीज के पास जो एल्गोरिदम है, जो पावर है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको बीट करना इम्पॉसिबल है। एंड ये कंपनीज इंट्राडे ही करती हैं, बिकॉज इन्हें काफी सारी चीजों का भी ध्यान रखना होता है। तो पहली चीज जो हमें नहीं करनी है, कृपया करके लिख लीजिए, वो है इंट्राडे। इंट्राडे प्योर देसी घी का जुआ है, इसे आज ही छोड़ो, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या नहीं करनी है, दूसरी चीज हमें जो नहीं करनी है वो है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग भी एक तरीके की गैम्बलिंग ही है, इसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा पैसा बनेगा। अब आप लोग बोलोगे हेमंत ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करनी है यार, हम तो मतलब जो करते हैं आप हर कुछ करने से मना कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करनी है? गाइस मैं आपको इसके 2 रीजन दूंगा कि ऑप्शन बाइंग आपको क्यों नहीं करनी है। पहला रीजन, ऑप्शन बाइंग में एक बहुत ही प्यारा कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं थीटा कंपोनेंट। जिन लोगों को नहीं पता है मैं हिंदी में समझा देता हूं। थीटा कंपोनेंट मोटा मोटा बस इतनी बात बोलता है कि आपने आज कोई ऑप्शन बाय किया, आपने आज कोई ऑप्शन बाय किया और एक दिन बीत गया, एक दिन बीत गया और मार्केट में कुछ नहीं हुआ। सारे ग्रंथों में केवल और केवल एक ही बात लिखी हुई है कि ऑप्शन बायर का लॉस हो गया। सारे ग्रंथों में एक ही बात लिखी है कि ऑप्शन बायर का लॉस हो गया, क्योंकि समय उसका शत्रु है। बिकॉज टाइम इज लिटरली द एनिमी ऑफ एन ऑप्शन बायर। एंड गाइस इतना आई बिलीव आपको पता ही है कि आप टाइम को अपना शत्रु बना के, टाइम को अपना एनिमी बना के आप लॉन्ग रन में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। तो समझदारी इसी में है कि ऑप्शन बाइंग करना छोड़ दो। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन, कितने लोगों को पता है कि ऑप्शंस आर नथिंग बट इंश्योरेंस? एक बार हैंड रेस करके कंफर्म करना प्लीज। कितने लोगों को ये बात पता है कि ऑप्शन बेसिकली इंश्योरेंस ही होते हैं? कॉल ऑप्शन मार्केट बढ़ने के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर करता है। पुट ऑप्शन मार्केट गिरने के अगेंस्ट हमें बचाता है, जो लोग बाय करके रखते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन बेसिकली इंश्योरेंस है। अब एक क्वेश्चन आपने खुद से कभी पूछा है कि ऑप्शन बाय, इंश्योरेंस बाय करने वाले हम लोग प्रॉफिटेबल हैं या इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी? अमित जी, रिसेंटली हजारों करोड़ों के प्रॉफिट किसके आए हैं? एलआईसी के या एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स के? हजारों करोड़ों के प्रॉफिट किसने कमाए हैं? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी ने, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी ने, या इंश्योरेंस खरीदने वाले हम लोगों ने, उन्होंने। तो गाइस हमारे पास लिटरली मैथमेटिकल प्रूफ है कि इंश्योरेंस खरीदना एक प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है, इंश्योरेंस बेचना एक प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है इफ डन स्ट्रेटेजिकली। अगर सही तरीके से किया जाए तो इंश्योरेंस बेच के पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इंश्योरेंस खरीद के पैसा कमाना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। ऑल्दो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास होना चाहिए हमारी फैमिली की सेफ्टी के लिए, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस बाइंग जो है लॉस मेकिंग है, ऑप्शन बाइंग में आपको आने की कोई भी जरूरत नहीं है। लॉन्ग रन में यू विल बी लूजिंग मनी फॉर श्योर, ये मेरी गारंटी ही नहीं, आपसे प्रॉमिस है। ऑप्शन बाइंग में एक रिटेलर लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। हजार करोड़ों में से 1-2 लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, फिर वो अपना यूट्यूब चैनल खोलना शुरू कर देते हैं कि आओ जी हम आपको ऑप्शन बैंक सिखाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बैंक हमें इसलिए नहीं करनी है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि हेमंत ठीक है, आप हमें ऑप्शन बैंक करने से मना कर रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया, एंड बाय पूरी दुनिया आई मीन मेजोरिटी लोग ऑप्शन बैंक की तारीफ क्यों करते हैं? राइट, आप लोग एग्री कर पा रहे होंगे कि मेजोरिटी लोग जो है ऑप्शन बैंक की तारीफ करते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारा कंटेंट ऑप्शन बैंक पे है, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट ऑप्शन बैंक पे है, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह पे बहुत ही सारा मेजोरिटी कंटेंट, 99% कंटेंट जो है वो ऑप्शन बाइंग पे है। एग्री? तो जब ऑप्शन बाइंग करना आसान नहीं है, लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, तो इतने सारे लोग ऑप्शन बाइंग की ही तारीफें क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? गाइस रीजन बहुत ही सिंपल है। देखो हमें ना ये बात प्रैक्टिकली समझनी पड़ेगी। इंडिया इज अ पुअर कंट्री, मतलब मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। पूरे वर्ल्ड में ही मेजोरिटी पुअर है। एंड इंडिया में भी स्टॉक मार्केट में जो लोग आ रहे हैं ना, वो सारे लोग यार 1-2 करोड़ रुपए लेके नहीं आ रहे हैं। कुछ लेके आ रहे हैं 10,000 रुपए, कुछ लेके आ रहे हैं 20,000 रुपए, कुछ लेके आ रहे हैं कुछ लाख रुपए। तो जब आप 20,000 रुपए लेके स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, तो ये बोल के आपको बहकाना बहुत आसान है कि अमित जी आप 20,000 रुपए से भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और मंथली कंसिस्टेंट इनकम कमा सकते हैं। राजेश जी आप 5,000 रुपए से भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अर्जुन जी आप 200 तो नहीं, खैर आप 2,000 रुपए से भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो ऐसी बातें बोल के ऑलरेडी जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों के पास थोड़ा सा कम पैसा है, उनको पागल बनाना, उनको स्कैम करना, मेजोरिटी को टारगेट करके स्कैम करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट जो है वो ऑप्शन बाइंग की तारीफ करने पे है कि जो मेजोरिटी गरीब है, जो 99% लोग गरीब हैं, उनको स्कैम हम इजीली कर पाएंगे। फिर उनसे 500, 1000, 2000 जितने भी रुपए हम लूट सके लूट लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आ रहा होगा कि हेमंत ठीक है हम आपकी सारी बातें समझ गए हैं, लेकिन कुछ लोग ना हमें कॉल करते हैं कि हेलो सर मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ फाइनेंस एक्सपर्ट कंपनी से, मैं आपको 3 फ्री की कॉल दूंगी, उन कॉल पे आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट हुआ तो हमें ज्वाइन कर लेना वरना नहीं। ऐसी कॉल्स कितने लोगों को आई हैं? प्लीज एक बार हैंड रेज करो।
फिर मैं आपको इन कॉल के पीछे का षड्यंत्र, किस तरीके से ये लोग स्कैम करते हैं, वो मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा एकदम अच्छे से। बिल्कुल, कांग्रेचुलेशन, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों को ऐसे कॉल आए हैं, वेल गेस व्हाट, मेरे को भी आए हैं। तो ये लोग हमें पागल किस तरीके से बनाते हैं, लेट मी एक्सप्लेन दैट। ये लोग हमें स्कैम जो है किस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इन लोगों ने 1 लाख लोगों को कॉल किया, ठीक है, मैं आपके सामने लिख के आपको बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। 1 लाख लोगों को इन लोगों ने कॉल किया, उनमें से मान लीजिए केवल 2%, केवल 2000 लोगों ने बोल दिया कि यस आई विल टेक योर फ्री कॉल, ठीक है, वो जो है इनकी फ्री की कॉल्स लेंगे ऑप्शन बाइंग की। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इन 2000 लोगों को हजार में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे, हजार के 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इन 1000 लोगों को बोलेंगे पुट बाय कर लो जी, और इन 1000 लोगों को बोलेंगे कॉल बाय कर लो जी। अब जिन लोगों को नहीं पता, मार्केट गिरने पे पुट बायर का प्रॉफिट होगा, मार्केट के चढ़ने पे कॉल बायर का प्रॉफिट होगा, ठीक है। मान लीजिए पहले दिन मार्केट गिर गई, पुट बायर का प्रॉफिट हो गया। अब जो ये 1000 लोग हैं ना, ये केवल इन 1000 लोगों को 500 में डिवाइड करेंगे। 500 लोगों को फिर से बोलेंगे पुट बाय कर लो, पुट बाय कर लो जी, और ऊपर 500 लोगों को बोलेंगे कॉल बाय कर लो जी। अब मान लीजिए मार्केट ऊपर चढ़ गई, तो ये जो 500 कॉल वाले हैं इनका प्रॉफिट हो गया। अब ये इनको डिवाइड करेंगे 250 में, 250 को बोलेंगे सेम चीज पुट बाय कर लो, और ऊपर वाले 250 को बोलेंगे कॉल बाय कर लो। अब मार्केट चाहे कहीं भी गई, तीसरे दिन हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ये सिचुएशन थी हमारी डे 1 की, मैं इसे D1 मार्क कर देता हूं। ये सिचुएशन थी डे 1 की, ये सिचुएशन है हमारी यहां पे डे 2 की, एंड ये सिचुएशन है हमारी डे 3 की। इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता डे 3 पे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। 250 लोग, इनमें से 250 लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो स्कैमर जो सिर्फ केवल और केवल 50-50 का गेम खेल रहा है, वो लगातार 3 बार सही निकला है। अब मुझे उन लोगों की गर्दन हिलती हुई दिखनी चाहिए जो उस स्कैमर को रिस्पेक्ट करेंगे कि हाँ आपने कहा था हमारा प्रॉफिट। बेसिकली जो लोग इन 250 लोगों का पार्ट हैं, आप लोग सोचिए, यदि आप लोग इन 250 लोगों का पार्ट हैं और आप लोग लगातार 3 बार प्रॉफिटेबल हुए हैं उस बंदे की वजह से, तो आप उसको इज्जत दोगे या नहीं, हाँ या ना। मेरे को बस गर्दन हिलती हुई दिखनी चाहिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हो और समझ रहे हो, हाँ या ना। दोगे या नहीं इज्जत? बिल्कुल दोगे, इज्जत भी दोगे, नॉट जस्ट इज्जत, आप अपना पैसा भी दोगे। वो बोलेगा अब आप मेरे को 40,000 रुपए पर मंथ पे कीजिए, मैं आपको ऐसी ऐसी कॉल दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, ब्ला 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 करके। लकीली यार, बेसिकली अनफॉर्चुनेटली जो 250 लोग यहाँ पे लकी है ना, रियलिटी में बिग पिक्चर में वही लोग सबसे ज्यादा अनलकी हैं, क्योंकि अब उनके लॉसेस भी होंगे, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मैथ। तुम जो है बेसिकली नेचर के रूल्स के अगेंस्ट चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। बारिश लगातार 3 दिन हो जाएगी, 4 दिन हो जाएगी, 5 दिन हो जाएगी, कभी तो धूप आएगी। जब धूप आएगी सब कुछ उड़ा के ले जाएगी। धूप का मतलब इन सेंस मार्केट अभी 50-50 में आप जीत रहे हो, कभी तो हारोगे, जब हारोगे सब कुछ हार जाओगे। तो ऑप्शन बाइंग की इसीलिए तारीफ की जाती है क्योंकि इस तरीके से लोगों को पागल बनाना काफी ज्यादा आसान होता है। इसीलिए टेलीग्राम पे हर कोई ऑप्शन बाइंग का ही खेल खेल रहा है। 20 रुपए का ऑप्शन रॉकेट बना के पता नहीं क्यों दिवाली सेलिब्रेट करने में लगे हुए टेलीग्राम वाले, रॉकेट बनाने में बिजी हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें ऑप्शन बाइंग में नहीं आना है। ऑप्शन बाइंग और इंट्राडे दोनों ही शुद्ध रूप से जुआ है, इन्हें आज ही छोड़ो, तब भी आपका पैसा बनेगा। नाउ बहुत लोग सोच रहे होंगे हेमंत यार क्या नहीं करना, वो तो आपने बता दिया, हम समझ गए, ठीक है। जो चीजें हमें नहीं करनी है हम समझ गए, लेकिन क्या करना है, किस चीज से पैसा बनेगा, किस चीज को करने से हमारा पैसा बनेगा, वो भी तो बताओ। यस नाउ आई एम कमिंग टू दैट एज वेल। देखो इतना तो क्लियर है कि हमें बिग प्लेयर को फॉलो करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें ये भी तो समझने की जरूरत है कि एक बिग प्लेयर, एक पावरफुल प्लेयर स्टॉक मार्केट को किस नजरिए से देखता है, किस तरीके से देखता है। मैं अभी कुछ बातें बोलूंगा, वो बातें कितने लोगों ने सुनी हुई हैं, एक बार हैंड करके कंफर्म करना। गाइस हमें हमेशा स्टॉक को जो है ऑल टाइम हाई पे खरीदना चाहिए। स्टॉक जब भी ब्रेकआउट दे, जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, तभी हमें वो स्टॉक खरीदना चाहिए। जब हरी हरी कलर की मारूबोदू कैंडल बन रही हो, तब स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए। जब स्टॉक ब्रेकडाउन देता है, जब स्टॉक नीचे गिर रहा होता है, तब हमें उस स्टॉक को बेचना चाहिए। हमें हमेशा वॉल्यूम पे ध्यान रखना चाहिए, हमें क्रूड ऑयल के प्राइस को भी देखना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। हमें मोटा मोटा हमेशा विनर्स को खरीदना चाहिए। चढ़ते हुए स्टॉक को खरीदो, गिरते हुए स्टॉक को बेचो। ऐसी बातें कितने लोगों ने सुनी है? कृपया करके हैंड रेस करके एक बार कंफर्म कर दो कि ये बातें स्टॉक मार्केट में कितने लोगों ने सुनी है। फिर मैं आपको बताऊंगा ये सही में सच है या नहीं। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है, थैंक यू सो मच गाइस, मींस अ लॉट टू मी। नाउ क्या सही में मार्केट सिर्फ 2 सिनेरियो में ही डिवाइडेड है क्या? क्या सही में जो ऊपर है वो अच्छा है, नीचे है वो बुरा है? जी नहीं, ये बहुत ही गलत फहमी फैलाई जाती है मार्केट में कि जो स्टॉक ऊपर है वो अच्छा है, जो नीचे है वो बुरा है। ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में 4 तरीके के सिनेरियोज होते हैं, 4 तरीके के।
प्लीज नोट इट डाउन। मैं आपको लिखवा रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में 4 कितने तरीके के सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो, किसी भी बुरे, घटिया एवं बकवास स्टॉक का नीचे के रेटों पे मिलना। बुरा, घटिया, बकवास स्टॉक हिम्मत, ये क्या होते हैं? बुरे, घटिया, बकवास स्टॉक। जैसे पेटीएम, नाम सुनने में अच्छा है, ऐप यूज करने में अच्छा है, लेकिन इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। जैसे टाटा मोटर्स, अभी तक लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब जाके बेयरली प्रॉफिटेबल हुई है। जो ऐसी कंपनी जिनमें बहुत ज्यादा लोन है या अभी तक लॉस मेकिंग है, उन्हें मैं बुरा, घटिया एवं बकवास स्टॉक बोल रहा हूं, जिनमें काम करके हमारा पैसा लॉन्ग रन में नहीं बन सकता। ऐसे स्टॉक का नीचे के रेटों पे मिलना। नीचे के रेट क्या होते हैं हेमंत? नीचे के रेट कैन बी डिफाइंड एज ऐसे प्राइसेस जो 52 वीक लो के आसपास हैं, या फिर जो 200 दिन के मूविंग एवरेज से काफी ज्यादा नीचे है। सेकंड सिनेरियो, ऐसे ही बुरे स्टॉक का, ऐसे ही घटिया स्टॉक का ऊपर के रेटों पे मिलना। क्या ये ऊपर जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। ऊपर के रेटों पे मिलना। ऊपर के रेट कैन बी डिफाइंड एज अगेन 52 वीक हाई के आसपास, या फिर 200 दिन के मूविंग एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर। थर्ड सिनेरियो, एक अच्छी कंपनी का, एक ग्रेट कंपनी का, एक प्रॉफिटेबल कंपनी का, एक प्रॉफिट बढ़ते हुए वाली कंपनी का ऊपर के रेटों पे मिलना। ऊपर के रेट आपको मैंने बता दिए हैं। अच्छी कंपनी डाबर होगी, HUL, ITC, रिलायंस, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, बजाज फिनसर्व, सन टीवी, जील, मतलब मैं बोलता हूं थकूंगा नहीं, इतनी सारी कंपनी है ना, ग्रेट कंपनीज, उनका ऊपर के रेटों पे मिलना। एंड फोर्थ एंड फाइनल सिनेरियो, हमारा चमत्कारी सिनेरियो, ऐसी ही अच्छी कंपनीज का, ऐसी ही ग्रेट कंपनीज का, ऐसी ही पावरफुल प्राइसिंग पावर वाली प्रॉफिटेबल कंपनीज का नीचे के रेटों पे मिलना। जैसे करंटली चल रही है एशियन पेंट्स, करंटली जो चल रही है पूरा आईटी सेक्टर, इंफोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो, बजाज फाइनेंस में थोड़ी नीचे गिरी हुई है, रिलायंस में काफी नीचे के प्राइसेस पे है। ऐसी कंपनीज का नीचे के रेटों पे चलना इज अवर फोर्थ सिनेरियो। एंड हमें एज अ बिजनेसमैन क्या करने की जरूरत है? हमें एज अ बिजनेसमैन स्टॉक को तब खरीदना चाहिए जब वो अपने फेयर वैल्यूएशन से काफी ज्यादा नीचे गिर जाए, और उसको बेचना कब चाहिए? जब वो उससे ऊपर चले जाए। तो मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, मेरी जो टेक्टिक्स हैं, मैं आपको वही चीज सिखाऊंगा। अब मैं आपको इन 2 क्वेश्चन के आंसर करना सिखाऊंगा कि हेमंत, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई स्टॉक अच्छा स्टॉक है? क्या हमें सपने आएंगे? जी नहीं, सपने नहीं आएंगे। मैं आपको रूल्स बताऊंगा किस तरीके से हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए पूरी जिंदगी पैसा कमा सकते हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू। एंड सेकंड क्वेश्चन, हेमंत, हमें क्या सपना आएगा कि वो स्टॉक सस्ता हो चुका है? जी नहीं, वो भी सपना नहीं आएगा। उसके लिए मेरी टेक्निकल स्ट्रेटजीज हैं जो आपको हेल्प करेंगी एक अच्छे स्टॉक को सस्ते रेटों पे आइडेंटिफाई करने के लिए। बेसिकली रिटेलर्स के माइंड में ये बातें घुसा दी जाती हैं कि ऊपर है तो अच्छा है, नीचे है तो बुरा है, लेकिन नहीं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये जो वोलेटिलिटी है ना, ये वोलेटिलिटी वरदान है स्टॉक मार्केट में यार, दिस इज ब्लेसिंग। लेकिन ये ब्लेसिंग किसके लिए है? जो आदमी ऊपर खरीदता है या जो नीचे खरीदता है? जो ऊपर खरीदता है वो तो डरता रहेगा गिर गया तो, जो नीचे खरीदता है वो चिल रहेगा कि बढ़ेगा। बढ़ेगा तो नहीं, बढ़ेगा, गारंटीड बढ़ेगा, क्योंकि यही स्टॉक मार्केट का नेचर है। अच्छी चीजें सस्ती भी होती हैं, अच्छी चीजें महंगी भी होती हैं। दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है कि चीजें यूज में तभी आती हैं जब वो महंगी होती हैं। चीजें आपको रिकमेंड तभी की जाती हैं जब वो महंगी होती हैं। तो बेसिकली आपको एक, ये तो आपको समझ गए कि किस तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं, किस तरीके से हमें काम करके पैसा कमाने की जरूरत है। लेकिन एक चीज का और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आपके सामने, 3 ऐसी बड़ी मिस्टेक जिसकी वजह से 99% ऑफ द रिटेलर्स आज भी लॉस में है एंड उनके लॉसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। नितिन कामत जी का ये स्टेटमेंट है कि 3 साल के ड्यूरेशन में सिर्फ 1% लोग ही एफडी को बीट कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। क्यों? इस क्यों का रीजन जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग एफडी को भी बीट क्यों नहीं कर पाते। आप लोग सीखने के लिए आए हैं, काफी अच्छी बात है, लेकिन अभी तक आपके जो भी लॉसेस हो रहे हैं, क्या उन लॉसेस में सही में आपकी गलती है? अगर आप में से कुछ लोग लॉस मेकिंग हैं, तो क्या उन लॉसेस में सही में आपकी गलती है, या कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है जो आपके अगेंस्ट की जा रही है लेकिन आपको उसका कोई भी आइडिया नहीं है? क्या चीजें हैं एग्जैक्टली, ये चीज मैं आंसर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा आज की क्लास में। तो बेसिकली क्लास के स्टार्टिंग में युवराज ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डू यू गाइस डिफाइन स्टॉक मार्केट इन वन सिंगल लाइन। तो काफी अलग अलग तरीके के आंसर मिले, काफी विचित्र विचित्र तरीके के आंसर मिले थे मेरे को, कि पैसों की नदी है, पैसों का कुआं है, 99% लोग पैसा लूज करते हैं, 1% लोग ही पैसा कमाते हैं, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आंसर मिले थे। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, सारे आंसर अपने टाइम में सही भी थे, सारे आंसर अपने जगह पे जो है सही थे, ठीक है। लेकिन हर एक की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। हेमंत सर, आपकी क्या डेफिनेशन है? हाउ डू यू सी स्टॉक मार्केट इन वन सिंगल लाइन? आप स्टॉक मार्केट को एक लाइन में किस तरीके से डिफाइन करोगे? So guys, according to me, the definition of stock market is a place, हो सके तो इसको नोट कर लो यार प्लीज। स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहां पे 99% लोगों का पैसा 1% लोगों की जेब में डाला जाता है। प्लीज नोट इट डाउन, मेरे वर्ड्स को एकदम ध्यान से सुनना। मैं ये नहीं कह रहा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा अपने आप जाता है,
मैं ये नहीं कह रहा जादुई तरीके से उड़ के जाता है, जी नहीं, मैं कह रहा हूं डाला जाता है। यस यस सुजय जी, जो आपके बगल में बंदा बैठा है ना, वही जिसके साथ आपने रात को बियर पी है, वो आपके साथ फाइनेंशियल स्कैम करेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। वो आप देख रहा, अरे विदोर जी, आप सुबह उठ के देखते हो ना टीवी पे एक बंदे को जो बड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, हसीन के बसीन शेर, सॉरी भसीन के हसीन शेर्स, ये है वो है ये है। वो बंदा क्या सही में आपका दोस्त है या दुश्मन? जो बंदा कल ही आपको बोल के गया है भाई पे भरोसा नहीं है, यहाँ पे पैसा लगा दे, वो सारे लोग सही में आपके दोस्त हैं या दुश्मन? इन तीन, ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं करना चाहूंगा इन द कमिंग सेक्शन, विच इज कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से आपके लॉसेस होते हैं। गाइस आई नो आप लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हैं कि हेमंत स्ट्रेटेजी सिखाओ, लेकिन यार लेट मी बी ब्रूटली ऑनेस्ट ओवर हियर, ये 3 पॉइंट जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं ना, इनके बिना कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करने वाली। ये मतलब मेरी बिल्डिंग की वो नींव है, जो आपको अगर ये पॉइंट समझ आ गए तो पूरी जिंदगी पैसा बनेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, क्या क्या गलतियां आप लोग कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 इज फॉलोइंग न्यूज एंड टिप्स। वैसे मैंने टिप्स का डिपार्टमेंट क्लियर कर दिया है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगा। मीनवेल युवराज, प्लीज आप सभी के हैंड डाउन कर दीजिए। गाइस, तो बेसिकली मेरे दोस्त ने ना एक एल्गोरिदम डिप्लॉय किया है, एंड वो एल्गोरिदम क्या करता है, वो एल्गोरिदम दोपहर 12 बजे, डेली दोपहर 12 बजे एक सिग्नल देता है। वो एल्गोरिदम दोपहर 12 बजे एक ऑप्शन बाइंग का सिग्नल देता है, या तो कॉल बाय करने का सिग्नल देता है या फिर पुट बाय करने का सिग्नल देता है। एंड वो कहते हैं कि यार देख, मैं ना ऐसे पैसे नहीं लूंगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ मेरे सिग्नल से किसी का, अगर मेरे सिग्नल से किसी का भला हुआ तो ही मेरे को पैसे देना। आपको भी ऐसे दोस्त मिलेंगे कि भाई पे भरोसा नहीं है, भाई प्रॉफिट हुआ तो ही मेरे को कमीशन पे करियो वरना मत करियो, ऐसे दोस्त आपको मिलेंगे। तो बेसिकली कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि प्रॉफिट हुआ तो ही आपको पे करना है, वरना आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड दोपहर 12 बजे सिग्नल आएगा और एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है। उसका कहना है कि साल का 50-60% निकल जाता है, हर साल पैसा डबल होगा। कितने लोग इंटरेस्टेड है, एक बार हैंड रेज करके बता दो इनको प्लीज, मैं आपको उससे कनेक्ट कर दूंगा। गाइस, दोपहर डेली 12 बजे आपको एक कॉल मिल जाएगी कि आपको कौन सा ऑप्शन खरीदना है, कॉल या पुट। ठीक है, मुबारक जी, मुबारक, 4 लोगों ने हैंड रेज किए हैं, 5, वेरी गुड। पैसे कमाने का मन नहीं है क्या? गाइस, बहुत ही अच्छी डील है, मेरे सामने उसने एल्गोरिदम बनाया है, भरोसे का आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है, बिल्कुल। 10 लोगों ने हैंड रेस कर दिए हैं, कांग्रेचुलेशन गाइस, बाकी लोग भी कर रहे हैं। मेरे को यहाँ पे अभी की अभी तुरंत 10 गधों के नाम मिल गए हैं। मतलब नेगेटिव वे में मत लेना कि मैं गधा बोल रहा हूं, 10 लोगों का नाम मिल गए हैं जिन्हें अपने पैसे से उतना ज्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि वो आदमी क्या करने वाला है, वो आधे लोगों को बोलेगा कॉल खरीद लो जी, आधे लोगों को बोलेगा पुट खरीद लो जी। दे डोंट केयर, भाई पे भरोसा नहीं है। एक मंत्र याद रख लो, इस मंत्र से मैंने अपने 4 लाख रुपए बचाए थे एक बार। मेरे आईआईटी दिल्ली के दोस्त ने मेरे को कांटेक्ट किया था कुछ ऐसे फाइनेंशियल चीज से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग में। उसने एक डायलॉग मारा मेरे से, 3,80,000 रुपए मांगने के बाद उसने एक डायलॉग मारा, भाई पे भरोसा नहीं है। 4 साल हमने साथ में मतलब चाय पी है, इतना अच्छा दोस्त था, मेरे मुंह से छूटे निकला नहीं है। अपने पैसों को लेके मैं चवन्नी भी तुझ पे भरोसा नहीं करने वाला हूं, एंड आई वाज करेक्ट। उसने कई लोगों को स्कैम किया लेकिन मैं बच गया। तो कभी भी आपको ये डायलॉग मिले ना कि भाई पे भरोसा नहीं है, मुंह पे गालियां सुनाते हुए बोल देना कि नहीं है, क्योंकि ये बंदे आपके साथ स्कैम ही करेंगे। टिप्स जो भी बेचते हैं ना, भाई पे भरोसा नहीं है, भाई वो 1000 लोगों को बोलेंगे खरीद लो, 1000 लोगों को बोलेंगे बेच दो, किसी का तो प्रॉफिट होगा। 1000 लोगों को अब आपको रियलाइज होता है कि सबसे ज्यादा टिप्स इंट्राडे में ही क्यों आती हैं। एनी गेसेस, इंट्राडे में ही सबसे ज्यादा टिप्स क्यों बेची जाती हैं? क्योंकि इंट्राडे में आप स्टॉक को शॉर्ट भी कर सकते हो लॉन्ग के साथ साथ। मैं 500 लोगों को बोलूंगा भाई इन्फोसिस में जो न्यूज आई है ना एडीआर के गिरने की, सब बेकार है, इन्फोसिस को खरीद ले। 500 लोगों को बोलूंगा भाई बहुत ही बुरे हाल चल रहे हैं, यूएस में इन्फोसिस का स्टॉक 10% गिर गया है, उसको बेच दे। आधे लोगों ने बेचा, आधे लोगों ने खरीदा। आई डोंट केयर, मेरा पैसा बन गया। तो इसीलिए हमें टिप्स को फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका पैसा लॉन्ग रन में नहीं बनने वाला, ये मेरी गारंटी है, ये मेरे प्रॉमिस है। दूसरी चीज जो हमें नहीं करनी है वो है फॉलोइंग न्यूज। हेमंत, न्यूज से आपका क्या मतलब है? आर यू टॉकिंग अबाउट सीएनबीसी आवाज जो आते हैं सुबह सुबह 9 बजे, हसीन के बसीन शेयर, सॉरी उल्टा, बसीन के हसीन शेयर? आर यू टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट के वैसे शोज जो 12 बजे आते हैं राइम करते हुए, स्टॉक मार्केट की रात कोमल के साथ, या सॉरी जो भी है, स्टॉक मार्केट की शाम सुहास के साथ, इस तरीके के जो भी शोज आते हैं, क्या वो शो सही में हमें स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी न्यूज एक ओपिनियन की तरह हमारे सामने दिखाई जाती है कि ये 4 स्टॉक बढ़ सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल का कहना है, ये 5 स्टॉक गिर सकते हैं, शेरखान एनालिस्ट का कहना है, क्या वो सारे लोग हमें स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हेमंत आप ऐसा कह रहे हो कि इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स, मनी कंट्रोल के आर्टिकल्स, लाइव मिंट के आर्टिकल्स, 5 पैसा के आर्टिकल्स, ये सारे आर्टिकल्स जो हम पढ़ रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये आर्टिकल्स किसी काम के नहीं है? यस 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 एंड यस, यहाँ पे 650 लोगों के सामने मैं ओपनली इन सब लोगों को स्कैमर बोल रहा हूं, एंड मैं आपको विद प्रूफ दिखाने भी वाला हूं कि ये लोग आपको किस तरीके से स्कैम करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल
जितने लोग मेरी अब तक की बातों से एग्री करते हैं, जितने लोग कहते हैं कि हाँ हेमंत न्यूज को फॉलो करने की वजह से हमारे लॉसेस हुए हैं, कृपया करके हैंड रेस कर दो एक बार, ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, मैं लोगों को देख पाऊं कि हाँ लोगों ने सही में लॉसेस फेस किए हैं ऐसे न्यूज वालों की वजह से, ताकि मैं उनको जो है अच्छे से हाईलाइट कर पाऊं। यस, थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है, अमित जी, कपिल जी, सुनीता जी, अशोक जी, मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू। तो गाइस किस तरीके से ये स्कैम करते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से ये जो है न्यूज वाले जहां पे भी रख के बंदूक चलाते हैं और आप लोगों के लॉसेस होते हैं, ये ऐसा करते कैसे हैं, एंड न्यूज किस तरीके की होती है कि एग्जैक्टली आपके लॉसेस हो जाते हैं, क्या जो भी लॉस हो रहे हैं उनमें सही में आपकी गलती है या आपकी गलती नहीं है, आपको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से फंसाया जा रहा है, कुछ थोड़ी सी गलती आपकी है कि आप बहुत जल्दी इन पे भरोसा कर लेते हो, बाकी सारी गलती इनकी है। किस तरीके से, लेट मी टेल यू विद द एग्जांपल ऑफ देयर न्यूज की इनकी न्यूज किस तरीके की होती है। पहला एग्जांपल ऑफ न्यूज, तो मित्रों जी हमारे साथ दर्शन जी बैठे। हाँ जी दर्शन जी, आपका क्या कहना है? हाँ, दर्शन जी का कहना है इस स्टॉक ने अभी अभी ऐतिहासिक ब्रेकआउट पे आया है, ये स्टॉक अभी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे आया है, इसको यहाँ पे खरीदेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ब्ला 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 ब्ला। ऐसी न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आ गया है, इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, इसको खरीद लो। नाउ कभी आपने थोड़ा सा आटे में नमक जितना दिमाग लगाने की कोशिश की कि यार कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आ गया ना, आशीष जी, सुनील जी, महेश जी, कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आ गया ना, राइट? अगर कोई स्टॉक अभी अभी ऑल टाइम हाई पे आया है तो कुछ महीने पहले इससे 10% नीचे होगा, 20% नीचे होगा, 30% नीचे होगा, इससे सस्ता होगा, राइट? अगर अभी ऑल टाइम हाई पे आया है तो ऑब्वियसली कुछ महीनों पहले इससे सस्ता होगा। जब स्टॉक सस्ता था तब न्यूज क्यों नहीं आई? तब क्यों नहीं बोला गया कि कंपनी अंदर अच्छा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है? सारी बाइंग की न्यूज हमेशा टॉप पे ही क्यों आती है? गाइस न्यूज हमेशा टॉप पे इसीलिए आती है क्योंकि टॉप पे जो न्यूज वालों के दोस्त है ना, जिनके पास हजारों लाखों करोड़ रुपए हैं, उन्हें टॉप पे बेचना है। एंड अगर उन्हें टॉप पे बेचना है तो उन्हें गधे बायर्स चाहिए, उन्हें बायर्स चाहिए उस प्राइस पे जो चीजें खरीदे। तो वो बायर्स जो है न्यूज के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं कि पावरफुल लोग अपनी एग्जिट लेके निकल पाए एंड गरीब लोगों के ऊपर ये स्टॉक को थोप दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूज ध्यान से पढ़ना, ये न्यूज का एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगा। निफ्टी बैंक फॉर्म्स गोल्डन क्रॉस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक कैन सर्ज अप टू 18% हायर। 15 सितंबर 2022 की ये न्यूज आई थी कि निफ्टी बैंक जो है गोल्डन क्रॉस बनाया है इसने, ये 3-4 बैंक और ऊपर जा सकते हैं। एक बार चल के देखिए निफ्टी बैंक के चार्ट पे कि इस तारीख को 15 सितंबर के बाद क्या हुआ। आइए मेरी स्क्रीन पे चलते हैं, सीधा मैं यहाँ पे आया, सीधा मैं गया निफ्टी बैंक के चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे आया मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया। नाउ इसको मैं एक बार के लिए हाईलाइट कर देता हूँ ना। थोड़ा लॉजिकली आपने सोचा न्यूज कब आई है, न्यूज आई है 15 सितंबर। एक बार देखो मैं 15 सितंबर की डेट कहां थी, 15 सितंबर वो समवेयर ओवर हियर, 14-15 सितंबर को न्यूज आई है लगभग यहाँ पे। एंड गाइस दिस इज लिटरली द लेवल जब इसने 52 वीक हाई को ब्रेक किया है। आपके सामने प्रूफ है कि जैसे ही 52 वीक हाई तोड़ा न्यूज आनी शुरू हो गई। अब मुझे बस एक बात बताओ कि जो न्यूज यहाँ पे आ रही है कि ये 18% और ऊपर जा सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने वेट किया होता तो पहली बात तो 18% ऊपर चीजें गई नहीं, केवल जो है 5-6% ऊपर गई थी, उसके बाद से नीचे गिरना शुरू हो गई। और गलती से आपने अगर यहाँ पे बाय कर लिया होता तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको यहां से प्रॉफिटेबल होने में, बेयरली प्रॉफिटेबल होने में मोटा मोटा 210 दिन लग गए हैं। पॉइंट मैं जहां पे हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो बाइंग की न्यूज टॉप पे आई थी वही बाइंग की न्यूज नीचे क्यों नहीं ला सके ये लोग, कि गाइस हमें इंडिया की जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे भरोसा रखना चाहिए। यूएस यूक्रेन में जो भी वॉर का सिनेरियो चल रहा है, यूक्रेन रशिया मरा रही है अपनी, वहां पे वॉर चल रही है, चलने तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म में इंडिया को इससे फायदा ही होगा। लॉन्ग टर्म में जो मेटल के प्राइसेस हैं वो बढ़ने से इंडिया का फायदा ही होगा, क्योंकि इंडिया इज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ मेटल्स। इंडिया को इन सब चीजों से फायदा होने वाला है। ये सारे सही फैक्ट क्यों नहीं बोले गए नीचे? पता है क्यों नहीं बोले गए नीचे? आपको खरीदने के लिए क्यों नहीं बोला गया? लेट मी नो इफ यू एग्री और नॉट। क्योंकि नीचे ये लोग जो बी जोन है, यहाँ पे जो बाइंग जोन है, यहाँ पे जो यहाँ पे खरीदना चाहिए था, यहाँ पे ये लोग सेलिंग की न्यूज बेचने में बिजी थे। सेलिंग की न्यूज नहीं मत बोले तो, सेलिंग की न्यूज मतलब गाइस इन्फ्लेशन है, गाइस वॉर चल रही है। अरे यार महेश जी आपको समझ नहीं आता, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो, अमित जी नहीं खरीदना, खबरदार, मैं वार्न कर रहा हूं। इस तरीके की न्यूज आई थी या नहीं? हैंड करके बताओ आप लोगों ने सुनी थी या नहीं? मैंने तो बहुत ज्यादा सुनी थी कि इन्फ्लेशन है मत खरीदो, वॉर है मत खरीदो, अभी डर का माहौल है, अभी बैंक और गिर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ब्ला 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 ब्ला। बॉटम पे न्यूज आई थी कि बेचो,
टॉप पे न्यूज आई है बेचो। डिफरेंस कितना है, एक बार मैं डिफरेंस देखूं दिनों में, कितने दिन का डिफरेंस है गाइस? डिफरेंस है केवल 88 दिन, 90 दिन ले लेता हूं राउंड ऑफ। 90 दिन में इनकी न्यूज चेंज हो गई बाय से सेल से। 90 दिन में क्या क्या चीजें चेंज हुई? क्या इन्फ्लेशन खत्म हो गया, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। क्या वॉर खत्म होगी, हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं। क्या क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए, हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं। केवल और केवल एक चेंज हुआ है, जो चीज पहले सस्ती थी वो चीज अब महंगी हो गई है। जो चीज आपको बेचने के लिए बोला जा रहा था वही चीज अब आपको खरीदने के लिए बोला जा रहा है। चॉइस इज योर्स, आपको न्यूज फॉलो करनी है या नहीं। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं आपको एजुकेट करने के लिए, क्योंकि मेरे और मेरे डैड के दोनों के न्यूज को फॉलो करने की वजह से हैवी लॉसेस हुए हैं। आई लर्न द हार्ड वे कि न्यूज को फॉलो करने से किसी का भी भला नहीं होने वाला है। मेरे एक न्यूज में बहुत ही बड़ा लॉस हुआ था, 4 लाख का लॉस हुआ था मेरा एक सिंगल ट्रेड में। लेट मी शो यू वो न्यूज क्या थी। वो न्यूज थी सेकंड वन। यहां पे ये न्यूज दिख रही है, बेसिकली प्लीज नोट इट डाउन। दो तरीके की जो न्यूज आएंगी, जब चीजें ऊपर होंगी तो खरीदने के लिए बोला जाएगा, जब चीजें नीचे होंगी तो बेचने के लिए बोला जाएगा। ये तो सच है ही। इसके अलावा भी जब पूरी मार्केट डाउन होगी तो बड़े बड़े लोगों की जुबान का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ गाइस, यहां पे हो सकते हैं कुछ लोग आप में से एग्री ना करो, कुछ लोग करो। आपको ये बात समझ के चलनी पड़ेगी कि सारे पावरफुल लोग सारे अमीर लोगों की जेब में हैं। एंड बाय पावरफुल लोग मैं कोई छोटे मोटे एमएलए की बात नहीं कर रहा हूं। बाय अमीर लोग मैं 1-2 करोड़ वालों की बात नहीं कर रहा हूं। पावरफुल लोग की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मोदी जी हो गए या आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया हो गए, ये जो भी बहुत ही ऊपर के लेवल पे हैं, वो बहुत ही अमीर लोगों की जेब में है। मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कनेक्शन नहीं बढ़ा रहा हूं यहाँ पे। मैं जस्ट एक फैक्ट बोल रहा हूं कि इन लोगों की जुबान का, जो जुबान को जनता भरोसा करती है, उस जुबान को किस तरीके से खरीदा जाता है। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊंगा। माई प्रूफ इज सेकंड न्यूज। सेकंड न्यूज देखिए, हायर एनपीएस एक्सपेक्टेड इन द अपकमिंग क्वार्टर। सितंबर 8 2020 की न्यूज है। मैं एक बार यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूं। हायर एनपीएस एक्सपेक्टेड आरबीआई गवर्नर, ठीक है। सर्च करता हूं मैं किन किन लोगों ने ये न्यूज पब्लिश की थी, एक बार आप ही देख लेना। पेंडेमिक में लीड टू हायर एनपीएस, बैंक नीड मोर देश, शक्तिदास। बैंक्स के एनपीए बढ़ सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। बैंक्स का टेक हर्ट ऑफ इंप्रूविंग रिकवरीज। आरबीआई गवर्नर से कि नो फियर ऑफ सेक्रेशन नहीं आएगा। बैंकिंग सेक्टर रिकवरी, जब ये जो 2018 की न्यूज है, ठीक है। 2022 की जो वही न्यूज है जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है कि हायर एनपीएस आ सकते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। ये न्यूज कब आई है एक बार देखते हैं। ये न्यूज आई है सितंबर 8 2020 को। सितंबर 8 2020 की ये न्यूज आई है कि हायर एनपीएस आ सकते हैं इन द अपकमिंग क्वार्टर। एक बार चल के देखिए इसका क्या मतलब है। बेसिकली हायर एनपीएस का क्या मतलब है? हायर एनपीए होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब मेरे को गर्दन हिला के बताना, अगर बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेंगे तो क्या गिरेगा? गिरेंगे बैंक्स के प्रॉफिट। अगर बैंक्स के प्रॉफिट गिरेंगे तो क्या बैंक का शेयर प्राइस गिरना चाहिए या बढ़ना चाहिए? गर्दन हिला के बताइए, गिरना चाहिए या बढ़ना चाहिए? ये न्यूज स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव है ऑब्वियसली, बिल्कुल। चलिए सीधा मैं चलता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सितंबर 8 2020 को क्या हुआ था, आइए। सितंबर 8 2020, हल्की सी जो है भूतकाल में चलते हैं हम, थोड़ा देखते हैं। आपके लिए मैंने मार्क करके रखी हुई है यहाँ पे चीजें। सितंबर 8 2020 के बाद ये चीज हुई थी। आपके सामने चार्ट है, जस्ट एक सेकंड, या हल्का सा मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूं। बेसिकली जो मैंने हरे कलर का मार्क कर रखा है ना, जहां पे आरबीआई गवर्नर की न्यूज आई थी कि ये बैंकिंग स्टॉक्स को बेच दो बेच दो बेच दो, आगे आने वाले क्वार्टर अच्छे नहीं हो सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद हल्का सा गिरा बैंक निफ्टी। उसके बाद देयर इज नॉन स्टॉप रैली ऑफ 82% इन जस्ट 5 मंथ। कैन यू इमेजिन? कोई इंडेक्स 5 महीने में 82% बढ़ा है, 5 महीने में। यहां लोग साल के 12% इंडेक्स बढ़ने पे तरसते हैं। 2 साल से इंडेक्स ने 0% रिटर्न दिया है। यहां पे बैंकिंग का पूरा इंडेक्स 5 महीने में 82% बढ़ा है। मुझे बस आप गर्दन हिला के बताओ, क्या आरबीआई गवर्नर को पता था या नहीं कि ये रैली आने वाली है, हाँ या ना? बस आपको क्या लगता है, पता था या नहीं कि ये रैली आने वाली है? क्या न्यूज वाले, जो न्यूज वाले पता है कैसी बातें कर रहे थे कि बिजनेसमैन मरेंगे, लोन लेने वाले मरेंगे, बैंक्स का दिमाग खराब हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला, कोरोना से मर रहे हैं लोग, लोन पे नहीं कर पा रहे, लोग अपनी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे, ऐसी बातें जोरों शोरों से बोली जा रही थी। मैं बस आप लोगों से सुनना चाहता हूं, आप लोगों की नजरों में मैं देखना चाहता हूं, क्या न्यूज वालों को पता था या नहीं कि रैली आने वाली है, हाँ या ना? आप ही लोग मेरे को बताइए। कई लोग शायद सो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हाँ किया है कि उन्हें पता था। तो थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग विद मी, फॉर एग्रीइंग विद मी। यस, इन सबको ये सारी की सारी बातें पता थी, लेकिन तब भी इंडिया को अमीर बनने क्यों नहीं दिया गया? पता है यार, एक ना मैंने रिसेंटली बात सुनी थी, मे भी आपको लगे छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था ना, 1900 समथिंग में हुआ था। अंग्रेजों ने जो
जनरल डायर ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। आपको पता है सोल्जर्स कौन थे जिन्होंने इंडियंस पे गोली चलाई थी? वो सारे के सारे सोल्जर्स ना इंडियन ही थे। उस समय जो है हिंदुस्तानियों ने ही हिंदुस्तानियों पे गोली चलाई थी। अब आप लोग बोलोगे हेमंत ये टॉपिक आप क्यों ला रहे हो? ये मैं आपको बस ये समझाने के लिए ला रहा हूं कि जो तब हुआ था ना, वो सिर्फ तब नहीं हुआ था, वो घुमा फिरा के आज भी हो रहा है। आज भी इंडियंस ही इंडियंस पे गोली चला रहे हैं, आज भी हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तानी को ग्रीप करने में बिजी है फॉर जस्ट थोड़ी सी कमीशन के लिए। न्यूज वाले को थोड़ी सी कमीशन मिल जाएगी। और आपको क्या लगता है यहाँ पे किसी इंडियन म्यूचुअल फंड ने बाय किया होगा? उन्होंने भी किया होगा, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी जो पैसा आया था वो था बाहर का। बाहर के एफआईआईस कमा के निकल गए, बाहर के लोग आए कमा के निकल गए। कौन नहीं कमा पाया? फेलो इंडियन। आप लोग नहीं कमा पाए, हम लोग नहीं कमा पाए। क्यों? क्योंकि न्यूज वाले बिके हुए हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने कोई स्टेटमेंट बोली जो कोई भी सेंसफुल आदमी को शायद नहीं बोलनी चाहिए थी। आई नो छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन सच्चाई यही है। आपको अगर पैसे कमाने हैं तो आप एक इंडियन पे भी भरोसा नहीं कर सकते, आपको चीजें खुद सीखनी पड़ेंगी। ये चीज मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। यहाँ पे मेरा सिंगल शॉट में 4 लाख का लॉस हुआ था। 4 लाख का लॉस बहुत ही बड़ी बात होती है। उसके बाद ही मेरे को अक्ल आई कि ये जो न्यूज वाले हैं ना हेमंत, जो तुम सुबह सुबह उठ के न्यूज देख रहे हो, चलो जी सीएनबीसी आवाज देखते हैं, आज तक देखते हैं, जी बिजनेस देखते हैं, ये न्यूज वाले हमारे दोस्त नहीं है। ये जिनके दोस्त हैं वो बाहर के लोग हैं। एंड दिस इज द मेजर रीजन। मेजोरिटी जो रीजन है ना वो यही है कि 99% लोग आज तक क्यों गरीब हैं इंडिया में। 99% लोगों का पैसा 1% लोगों की जेब में जा नहीं रहा है, टाला जा रहा है बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से। ऐसा ही एक और स्कैम हुआ था जब तक मैं समझदार बन चुका था, जिस स्कैम के टाइम पे मैंने 2 लाख रुपए बना लिए थे। यहां पे मेरा 4 लाख का लॉस हुआ था। लेकिन ऐसी एक और न्यूज है जहां पे मेरा प्रॉफिट हुआ था। मेरा प्रॉफिट कैसे हुआ था? लेट मी एक्सप्लेन। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें चीजों को समझना किस तरीके से है। क्या गलतियां हम करते हैं वो आप समझ के, जो नहीं करनी है चीजों को देखना किस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, ये आई थी न्यूज कि सीबीआई रजिस्टर केसेस फाइल्ड बाय कैनरा बैंक एंड एसबीआई ओवर 8,000 करोड़। ओ माय गॉड गाइस, सुनो सुनो, शिट ये क्या हो गया यार। गाइस कैनरा बैंक में 8,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया है। कैनरा बैंक में 8,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया। कल आते ही उसको बेचना है। जब हमने ये न्यूज पढ़ी उसके अगले दिन आते ही कैनरा बैंक को बेचना है। एग्री विद मी और नॉट? कौन कौन लोग मेरे साथ बेचेंगे? थम्स अप करके बताइए। अगर आपने सुना कि 8,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया है तो आप लोग बेचोगे या नहीं? खैर मैं एक और नंबर आपको दिखाता हूं। सिर्फ 8,000 करोड़ का फ्रॉड नहीं हुआ है, एक और चीज हुई है। कैनरा बैंक में 8,000 करोड़ के फ्रॉड के साथ साथ, खैर बढ़ा तो बाद में है, बढ़ना तो था ही। 8,000 करोड़ के साथ साथ एक और चीज हुई है कि फ्रॉड की न्यूज के अगले दिन, तुरंत कैनरा बैंक मात्र एक दिन के लिए, यहां पे मैंने आपके लिए मार्क कर रखी है चीजें, यहां पे 18 दिसंबर को न्यूज आई थी, उसके बाद एक दिन के लिए कैनरा बैंक 15% गिरा है। इमेजिन करो एक स्टॉक जिसपे फ्रॉड की न्यूज आई है एंड आपके उस स्टॉक में जो भी पैसा लगा हुआ है वो स्टॉक अगले दिन 15% गिर सकता है, गिर गया है। आप लोग बेचोगे या नहीं? जस्ट गर्दन हिला दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। आप लोग बेचोगे या नहीं अगर चुपचाप से कैनरा बैंक 15% गिरा है इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज के साथ? हाँ या ना? गाइस जो लोग बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, जैसे डिफरेंट थिंग, आप सभी लोग बेचोगे चुपचाप से, क्योंकि आपके चाचा मामा ताऊजी सबका फोन आ जाएगा, बेटा मेरे पास कैनरा बैंक है क्या करूं? आप बोलोगे ताऊजी कुछ तो गड़बड़ है, बेच दो, और आप लोग चुपचाप से बेच दोगे। बेचने के बाद क्या हुआ? बेचने के बाद सेम स्टोरी रिपीट हुई। देयर इज दिस नॉन स्टॉप रैली। बेचने के बाद देयर इज नॉन स्टॉप रैली ऑफ मोर देन 123% इन जस्ट अ ईयर। एक साल में डबल हो चुका है और अब ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है। ये प्राइस जहां पे फ्रॉड की न्यूज आई थी वो प्राइस इसने कभी मुड़ के नहीं देखे। कैनरा बैंक उसका ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। मैंने 100 रुपए के लपेटे में इसमें इन्वेस्ट किया था, पैसे मेरे डबल होते ही जैसे 200 रुपए पे गया मैं इस पे एग्जिट कर गया। इसके बाद मैंने यूनियन बैंक में काम किया, अलग अलग स्ट्रेटजी पे काम किया, लेकिन कैनरा बैंक में जहां पे पैसा डबल करके चुपचाप से मैं निकल गया था। नाउ आपके माइंड में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आना चाहिए कि हेमंत आपको कैसे पता था कि कैनरा बैंक का फ्रॉड नहीं है? आपने किस तरीके से डिसीजन लिया? आपने कौन से डेटा को चेक किया ये डिसीजन लेने से पहले? क्या इसका मतलब ये है क्या हेमंत कि जो भी न्यूज आएगी उसका उल्टा कर दो, है ना? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो न्यूज आएगी उसका उल्टा कर दो। उल्टा करने के लिए हमारे पास ठोस सबूत, ठोस रीजन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैनरा बैंक के केस में मेरे पास रीजन था। मैं यहां पे आया, गाइस इस वेबसाइट का नाम अपने दिलों में बसा लो। वेबसाइट का नाम है screener.in। screener.in इज द वेबसाइट जो हम यूज करेंगे अपनी सारी एनालिसिस, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करने के लिए। तो screener.in पे मैं आया, यहां पे आके मैंने सर्च किया कैनरा बैंक सर्च किया। गाइस अभी तक आपको जो भी न्यूज़ें बेची जा रही है ना वो ओपिनियन है लोगों के, या तो स्कैमर आरबीआई गवर्नर का ओपिनियन है, या फिर किसका ओपिनियन है, जो भी जिसने भी कैनरा बैंक की न्यूज छापी उसका ओपिनियन है, या इकोनॉमिक टाइम्स का ओपिनियन है, या शेर खान एनालिस्ट या मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट का ओपिनियन है। वो फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट जैसे कंपनी के रिजल्ट्स,
जो एक बार आ गए, आने के बाद अगर कैनरा बैंक ने 3000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, मतलब कमाया, ये आप, मैं या कोई और चेंज नहीं कर सकता, ये प्रॉफिट इतना ही रहेगा। मैंने क्या किया था कैनरा बैंक के केस में, मैं आया, मैंने प्रॉफिट की फिगर देखी, मेरे को प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ चंगा सी। मैं नीचे आया, मैंने एक चीज और चेक की, मैंने ये अनाउंसमेंट लिखा है ना, अनाउंसमेंट के बगल में यहाँ पे सर्च, सर्च पे मैंने क्लिक किया, मैंने एक वर्ड टाइप किया, फ्रॉड। फ्रॉड टाइप किया, सर्च किया, 18 दिसंबर की वो न्यूज आई है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ न्यूज। कैनरा बैंक 8000 करोड़ फ्रॉड न्यूज आई है, 18 दिसंबर 2020 को ये न्यूज आई है। एंड किस किस ने पब्लिश किया चेक कर लेना, ये जिसने भी ये न्यूज पब्लिश की है सारे लोग मिल बैठ के स्कैमर है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी ये न्यूज पब्लिश की है 18 दिसंबर 2020 के अराउंड ये न्यूज हमारी पब्लिश हुई है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कैनरा बैंक में रैली आई, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को कैसे पता लगा, उसके अगले दिन ही कैनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे कैनरा बैंक ने यहाँ पे ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन पब्लिश की है। क्लैरिफिकेशन क्या है, एक बार इस पे क्लिक करते हैं। अब गए देखो, मैं शाहरुख खान टाइप आपको ये नहीं बोलूंगा कि 70 घंटे हैं अच्छे से खेलो, लेकिन अगर आपको अपने पैसों से थोड़ा सा भी प्यार है ना, आटे में नमक जितना भी अगर प्यार है आपको अपने पैसों से, तो यार थोड़ी सी रीडिंग हैबिट डाल लो। ये आर्टिकल सिर्फ हेडलाइन पढ़ के डिसाइड करना छोड़ दो, हल्का सा आपको आर्टिकल के अंदर जाना पड़ेगा, तभी आपको जो है सही चीज पता लगेगी। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट में बेशक सब कुछ क्लियर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग साथ में एटलीस्ट पूरा, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ रीड करें, ठीक है, साथ में करते हैं। So this has reference to the news item circulating regarding alleged fraud to the tune of 7.26 crore by MS Transitory India Limited. In this regard, it is clarified that the company was enjoying limits from various banks under multiple banking arrangement from 2001. Subsequently, a consortium with Canara Bank as a leader and 13 other banks was formed in 2013, and the total limit sanction was 4765.7 crore, and the share of Canara Bank is only 680 crore. तो गाइस इस एक लाइन में तीन हमारे बहुत ही बड़े खुलासे हुए हैं। वो तीन खुलासे क्या हैं? क्या कैनरा बैंक ने अकेले ने लोन दिया था? जी नहीं, 14 बैंक ने मिलकर लोन दिया था। क्या 8000 करोड़ का लोन दिया गया था? जी नहीं, टोटल लोन ही 4800 करोड़ से कम था। क्या वो पूरा लोन कैनरा बैंक ने दिया था? जी नहीं, कैनरा बैंक का एक्सपोजर उसमें मात्र 680 करोड़ रुपए का था। तो 680 करोड़ रुपए को 8000 करोड़ बड़ा चढ़ा के दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? ताकि गधों के स्टॉप लॉस फिगर कराया जा सके एंड उनके लॉसेस से खुद का पैसा कमाया जा सके। वेल, आपको लग रहा है ना सबसे बड़ा खुलासा ये है कि सिर्फ 680 करोड़ का लोन है? जी नहीं, इससे बड़ा खुलासा है इसकी नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन इज द अकाउंट वाज डिक्लेयर्ड एज फ्रॉड एंड रिपोर्टेड टू आरबीआई ऑन 10th February 2020. Canara Bank has made 100% provisions for this account as per the prescribed prudential norms. मतलब ये न्यूज कब आई है? ये न्यूज क्या है? ये न्यूज 10 फरवरी को आई है? जी नहीं, ये न्यूज पब्लिश हुई है 18 दिसंबर 2020 को। लेकिन फ्रॉड तो 10 फरवरी को हो चुका है, फ्रॉड तो 10 महीने 8 दिन पहले हो चुका है। 10 महीने 8 दिन पहले बैलेंस शीट में चीजें रिपोर्ट की जा चुकी हैं। 10 महीने 8 दिन पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लॉसेस शो किए जा चुके हैं। 10 महीने 8 दिन पहले सब कुछ हो चुका है। तो आज की तारीख में 18 दिसंबर को इस न्यूज का शेयर प्राइस पे कितना इंपैक्ट होना चाहिए? ऐसे कीजिए फॉर बहुत ज्यादा, ऐसे कीजिए फॉर बिल्कुल भी नहीं। कितना इंपैक्ट होना चाहिए? बहुत ज्यादा या बिल्कुल भी नहीं? दैट्स करेक्ट गाइस, जिन्होंने सही आंसर किया है, बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन केवल एक दिन के लिए बैंक को 15% गिराया गया, गधों के स्टॉप लॉसेस फिगर कराए गए और उसके बाद कैनरा बैंक को बढ़ा के ऊपर ले गए। विच ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड कैंसर इन द सोसाइटी, जो आपको अंदर से खा रहा है लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कैंसर है, आपको लगता है वो आपका दोस्त है। वो कैंसर है अप्लाइंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका दोस्त है या दुश्मन? आप लोगों को लगता है दोस्त है, लेकिन मेरा कहना है दुश्मन है। लेट मी प्रूव इट टू यू कि वो दुश्मन कैसे है। एक बार चैट में लिखना कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर ट्रेड लिया, आपने टारगेट लगाया, आपने स्टॉप लॉस लगाया, दोनों चीजें आपने लगा दी, वो टारगेट पे गया गया गया, लेकिन टारगेट पे जाने से पहले उसने आपके स्टॉप लॉस को प्यारी सी पप्पी दी और उसके बाद टारगेट पे चला गया। कितने लोगों के साथ ऐसी चीजें हुई हैं? प्लीज लेट मी नो इन द चैट। या कितनी बार हुआ है? आप जो है मैनी टाइम्स भी लिख सकते हैं, अगर आपको काउंट याद नहीं है तो यू कैन जस्ट राइट मैनी टाइम्स। कि स्टॉप लॉस टारगेट पे गया, टारगेट पे जाने से पहले स्टॉप लॉस पे प्यारी सी पप्पी देके भाग गया। कितनी बार ऐसा हुआ है? मैनी 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 टाइम्स, ऑलवेज ऑलवेज, बिल्कुल। यू स्पीक वेरी फास्ट। मुझे काफी सारा कंटेंट क्रिएट करना होता है, काफी सारा टॉपिक मेरे को सिखाने हैं आपको कम टाइम में, इसीलिए थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, बट आई नो आप लोग जो है मेरी बातें सीख पा रहे हैं। या ऑन दैट नोट, युवराज, एक ये सौम्यदीप करके है, इसको निकाल दो। सौम्यदीप करके एक बंदा है, कोई तो चमन है, रिमूव हिम फ्रॉम द ग्रुप। Yes, sir. Done. या
गाइस मैं अपना इंपॉर्टेंट टाइम देके आया हूँ, कीमती टाइम लेके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कृपया करके उसको रिस्पेक्ट करो। अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो इट्स ओके, जस्ट लीव द डिस्कशन। मैं बाकी लोगों को सिखा लूंगा, डिसरिस्पेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सौम्यदीप आप जो भी हो, गवार हो, गधे हो, आई डोंट केयर, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता, सौम्यदीप को नहीं पढ़ा सकता। कृपया करके इसको निकाल दो। थैंक यू सो मच। एंड जितने भी लोगों ने मैनी टाइम लिखा है, थैंक यू सो मच। एंड भानु प्रताप जी आपने लिखा यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगेन थैंक यू सो मच। सो गाइस पॉइंट इज जो मैं आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि हर बार ऐसा होता है, बार बार ऐसा होता है, क्यों होता है? क्या लोगों को नाम से पता है क्या बिग प्लेयर्स को कि वीके तिवारी जी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, उसको हिट करा के स्टॉक भागेगा, या मैं जायसवाल जी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, उसको हिट करा के मैं भाग जाऊंगा? क्या बिग प्लेयर्स को नाम से पता है सुजाना जी का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, वफीर खान जी का कहाँ पे है, शुभम जी का कहाँ पे है? नाम से पता है क्या? So let's carry on, sir. बिल्कुल श्योर। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। फीडबैक कॉल हम ले नहीं पा रहे हैं, वो मैं एंड में जो है चैट में फीडबैक ले लूंगा, डोंट वरी। तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की ये स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली काम किस तरीके से करती है, मैंने ऐसा क्या सोचा है, किस तरीके से सोचा कि ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छे से काम करने लग गई है। तो गाइस बेसिकली लोग काफी अलग अलग तरीके से करते हैं मार्केट में। मेरा मोटा मोटा सिंपल सा लॉजिक है मार्केट में। एक बात सोचिए लॉजिकली, मैं आपको अच्छी सारी अच्छी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको कोई दोस्त है, उसका नाम है सुरेश। सुरेश ए पे खरीदता है, बी पे बेचता है, ए पे खरीदता है, बी पे बेचता है, ए पे खरीदता है, बी पे बेचता है। आपने देखा यार ये हमेशा कहीं तो खरीदता है, कहीं तो बेचता है, और लॉन्ग रन में ये लॉस मेकिंग बंदा है। इसके जो है हमेशा लॉसेस ही हो रहे हैं इवेंचुअली। तो क्या जो सुरेश कर रहा है वही करके पैसा बनेगा, या उसको उल्टा करके पैसा बनेगा? उल्टा करने के लिए ऐसे कीजिए, वही करने के लिए ऐसे, बताइए कैसे पैसा बनेगा? जो सुरेश कर रहा है वही करके पैसा बनेगा, या उसका उल्टा? ऑब्वियसली उसका उल्टा करके पैसा बनेगा। तो बेसिकली अब सुरेश क्या कर रहा है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन लेकिन पूरी दुनिया क्या कर रही है वो मेरे को पता है। बुक्स में क्या लिखा हुआ है वो मेरे को पता है। सो कॉल्ड यूट्यूबर्स क्या सिखा रहे हैं वो मेरे को पता है। टेलीग्राम पे जो रील में ढुमके लगाते हुए लोग जो भी फाइनेंस सिखाने की कोशिश करते हैं वो क्या सिखा रहे हैं ये मेरे को पता है। अब क्योंकि मेरे को पता है कि वो लोग क्या सिखा रहे हैं, मेरे को पता है कि उनके फॉलोअर्स क्या कर रहे हैं, तो मेरे को पता है कि मुझे क्या करना है उनका उल्टा करने के लिए या पैसा कमाने के लिए। तो मेरा उसका उल्टे के डेफिनेशन है, मैं माय डेफिनेशन इज बाइंग एट द डेड क्रॉसओवर। क्यों मुझे डेड क्रॉसओवर पे क्यों बाय करना है? क्योंकि पूरी दुनिया डेड क्रॉसओवर पे बेच रही है। हैंडल्स करके एक बार कंफर्म करो, कितने लोगों ने ये बात सुनी है कि डेड क्रॉसओवर मतलब बेयरिश साइन है, हमें स्टॉक को बेच देना चाहिए? यहाँ पे कितने लोगों ने ऐसी बातें सुनी है? थैंक यू, काफी सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं, बिकॉज यस यही बातें मार्केट में बोली जाती हैं कि डेड क्रॉसओवर पे बेचो। लेकिन डेड क्रॉसओवर क्या सही में बेचने की जगह होती है या खरीदने की? वैसे तो ये खरीदने की जगह होती है, और किस तरीके से होती है लेट मी एक्सप्लेन दैट। उससे पहले मैं अपना एक एडवांस डेड क्रॉसओवर का क्राइटेरिया जो है आपकी चैट पर डाल देता हूं। फॉर मी माई एडवांस डेड क्रॉसओवर इज जब सबसे नीचे होता है प्राइस। बाय का क्राइटेरिया है मेरा जब सबसे नीचे होता है प्राइस, ठीक है। प्राइस के ऊपर होता है मेरा 20 दिन का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर होता है मेरा 50 दिन का मूविंग एवरेज, एंड उसके ऊपर होता है मेरा 200 दिन का मूविंग एवरेज। जब ये सिचुएशन होगी तो मैं चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप से मैं बाइंग करूंगा। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है मेरी सबसे नीचे प्राइस, प्राइस के ऊपर 20 दिन का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 50 दिन का मूविंग एवरेज, एंड उसके ऊपर 200 दिन का मूविंग एवरेज। नॉर्मल डेड क्रॉसओवर होता है कि जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटता है, एज ए रिजल्ट सबसे नीचे होता है हमारा प्राइस, प्राइस के ऊपर 50 डीएमए देन 200 डीएमए। लेकिन मैंने उसके बीच में एक 20 दिन का डीएमए डाल के सिग्नल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, सिग्नल को थोड़ा सा और एनहेंस कर दिया है। तो मैंने एनहेंस किस तरीके से किया है, लेट मी शो यू विद प्रूफ एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे आए हम बाइंग एट डेड क्रॉसओवर पे हमें चीजें खरीदनी है। तो मैं आपको एक बार जो है बेसिकली प्लॉट करके भी दिखा देता हूँ कि ये तीनों सिग्नल्स, ये सिग्नल को जो है प्लॉट किस तरीके से करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा निफ्टी 50 के चार्ट पे। एक बार निफ्टी 50 पे ही ये जो है स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करके मैं दिखा देता हूँ। बाकी सारे भी कई सारे स्टॉक का हम एग्जांपल लेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट एज वेल। तो यहाँ पे आया मैं, ऑटो में मैंने क्लिक किया, बिल्कुल यहाँ पे आए, बिल्कुल या ड्रॉइंग्स को मैंने रिमूव कर दिया। अब बेसिकली वैसे तो तीनों ऐसे में एक साथ प्लॉट करना इजी है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। मैं इंडिकेटर पे आया, यहाँ पे इंडिकेटर पे मैंने क्लिक किया सिंपल मूविंग, दो चीजों पे मैंने क्लिक किया, सिंपल मूविंग। यहाँ पे आके थर्ड नंबर पे मैं गया सिंपल मूविंग एवरेजेस, इस पे क्लिक किया मैंने, क्रॉस किया, तीन गंदी से लाइनें आ गई, इन गंदी से लाइनों को हम सफाई करते हैं। यहाँ पे आया मैं सेटिंग पे गया, सेटिंग पे जाके इनपुट में मेरा 50 दिन का डीएमए मुझे चाहिए, 100 दिन का मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं 100 को चेंज कर दूंगा 20 में। गाइस कीप वन थिंग इन माइंड कि इसका बस नाम, बेसिकली नाम इसका ऐसे में 100 ही है, लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं अंदर वो 20 दिन की यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे में 200 मेरे को चाहिए। स्टाइल में मैं आया,
मेरे को 50 दिन का मूविंग एवरेज पसंद है हरे कलर का, एकदम डार्क, हल्की सी पतली लाइन। SMA 100 मेरे को पसंद है ब्लैक कलर का, जो कि SMA 20 है, एकदम डार्क हल्की सी पतली लाइन। 20 का पसंद है मेरे को लाल कलर का, एकदम डार्क एंड हल्की सी पतली लाइन। यहाँ पे आए, प्लॉट किया, तीनों मूविंग एवरेजेस मेरे प्लॉट हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरा एग्जैक्टली बाय सिग्नल क्या है गाइज? यहाँ पे मेरा एग्जैक्ट बाय सिग्नल है ये, सबसे नीचे होगा जब मेरा प्राइस, उसके ऊपर होगी मेरी काली लाइन, उसके ऊपर जब होगी मेरी हरी लाइन, उसके ऊपर जब होगी मेरी लाल लाइन, तब मैं चुपचाप से स्टॉक को यहाँ पे बेच दूंगा। क्यों बेचूंगा? सॉरी, बेचूंगा नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। तब मुझे यहाँ पे चुपचाप से जो है स्टॉक को खरीदना है। क्यों खरीदना है? आई विल गिव यू 2 रीजन। पहला रीजन, यार बेसिकली पूरी दुनिया जो है यहाँ पे बेच रही है, ये हमें पता है। तो यस, हमें बस पूरी दुनिया को उल्टा करना है, हमारा पैसा बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप करके देख लो, आपका भी बनेगा। ठीक है, पहला रीजन ये है हमारा यहाँ पे बेचने के लिए। दूसरा रीजन, बेसिकली यार जो मेरा स्टॉक है ना, बेसिकली हाँ, एक और बात, प्लीज मेरे से प्रॉमिस करो हैंडल्स करके कि ये स्ट्रेटेजी, जो स्टॉक्स मेरी लिस्ट से निकल के आए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं होगा सर ये स्ट्रेटेजी पेटीएम में तो काम नहीं कर रही। भाई पेटीएम इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। सर ये जोमेटो में तो काम नहीं कर रही, जोमेटो इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। कृपया करके बोलो, मैं हेमंत को साक्षी मान के प्रॉमिस करता हूँ, नहीं साक्षी नहीं, हेमंत को हेमंत मान के, मैं हेमंत को हेमंत मान के प्रॉमिस करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट स्टॉक में ही अप्लाई करूंगा। जो स्टॉक्स हेमंत सर की लिस्ट से निकल के आए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो जब आप उनमें अप्लाई करोगे तो चीजें ऐसे वर्क करेंगी कि सबसे नीचे जब स्टॉक आएगा, आप तभी खरीद रहे होगे। तो आपके पता है उस ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट स्टॉक ने, जो आप लोग कह रहे हो कि वो काफी अच्छा स्टॉक है, उसने भी क्या हरकत की है? उसने गाइस अभी ये हरकत की है कि उसका जो प्राइस है वो 20 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है। इसका मतलब मोटा मोटा जितने भी लोगों ने रिसेंटली बाइंग की है, जितने भी लोगों ने 20 दिन के अंदर बाइंग की है, वो सारे लोग लॉस में हैं। एंड वो स्टॉक बेचारा 50 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे है। मतलब जितने लोगों ने 50 दिन पहले बाइंग की है, वो लोग भी लॉस में हैं। एंड वो 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे है। मतलब जितने लोगों ने 200 दिन पहले मोटा मोटा बाइंग की है, वो सारे लोग भी लॉस में हैं। तो इन अ ग्रेट कंपनी, 20 दिन वाले लॉस में, 50 दिन वाले लॉस में, 200 दिन वाले लॉस में। इन अ ग्रेट कंपनी, शॉर्ट टर्म ट्रेडर लॉस में, मीडियम टर्म ट्रेडर लॉस में, लॉन्ग टर्म ट्रेडर लॉस में। हर तरीके का ट्रेडर जैसा भी हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, हर बंदा यहाँ पे लॉस में है। एंड इट्स अ ग्रेट कंपनी है, तो इवेंचुअली ऊपर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया से निकल के आई है। इवन जो म्यूचुअल फंड है ना, जिन्होंने 200 दिन से एक्सपेंस रेशियो अर्न नहीं की है, जो 200 दिन से 8,000 करोड़ रुपए अपने नहीं कमा पा रहे हैं, उनके पेट में भी गुदगुदियां मच रही हैं। तो यहाँ तक स्टॉक को लाया जाता है कमजोर हाथों को निकालने के लिए। एक बार वीक हैंड्स निकल गए, उसके बाद पावरफुल प्लेयर ऐसी बाइंग करते हैं और स्टॉक को या इंडेक्स को सीधा ऊपर लेके चले जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बाइंग करना सबसे एक वाइज डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग करके सबसे पहले प्रॉफिटेबल होगे आप, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगे आप। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे बाइंग करने की जरूरत है। अब सेलिंग कहाँ करनी है गाइस? लेट मी डिवाइस माय सेलिंग का सिग्नल एज वेल। आप लोगों ने वैसे शायद गेस कर लिया होगा, याद है एक न्यूज आई थी, गोल्डन क्रॉस ऑन बैंक निफ्टी, जहां पे पूरी दुनिया खरीदती है। सो या, यू गेस्ड इट राइट, आवर सेल सिग्नल इज गोल्डन क्रॉसओवर। हमारा सेल सिग्नल यही गोल्डन क्रॉसओवर है, जहां पे की पूरी दुनिया जो है खरीद रही है। एक सेकंड, हाँ, यही गोल्डन क्रॉसओवर है। एडवांस गोल्डन क्रॉसओवर हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? लेट मी डिफाइन माय एडवांस गोल्डन क्रॉसओवर एज वेल। एंड गाइस, मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग लीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अप टू यू, मैं आपको आगे अभी और बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, तो अभी लीव करने की जरूरत नहीं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, अगर ज्यादा भूख लग रही है तो आप जा भी सकते हो। ठीक है, तो या मेरा एडवांस सेल सिग्नल है, सबसे ऊपर मेरा होगा प्राइस। ठीक है, प्राइस के नीचे होगा मेरा 20 दिन का मूविंग एवरेज, उसके नीचे होगा मेरा 50 दिन का मूविंग एवरेज, उसके नीचे होगा मेरा 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब ये सिचुएशन होगी, तब मैं अच्छे बच्चे की तरह मुंह पे उंगली रख के चुपचाप से सेलिंग कर दूंगा। क्यों करूंगा मैं सेलिंग? क्योंकि पहली बात तो ये ऐसा सिग्नल है जहां पे पूरी दुनिया खरीद रही है। एंड अगर किसी सिग्नल पे पूरी दुनिया खरीदती है, तो इवेंचुअली वहां से फॉल आना है। क्या यहाँ पे आया? क्या, लेट मी शो यू। यस, यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल आया था। एंड आपको दिख रहा है कि मेरा सेल सिग्नल आते ही एक काफी हेल्थी करेक्शन आई। क्यों आई ये करेक्शन? क्या मैंने कहा था बेचो? जी नहीं, क्योंकि जो सेल सिग्नल मेरा है, वही सेल सिग्नल बहुत सारे पावरफुल प्लेयर्स का है। गाइस, बिलीव इट और नॉट, इसी स्ट्रेटेजी का एक अलग रूप यूएस में और यूएस रीजन में लाइव है, जो बहुत ही अच्छे पैसे कमा के देता है। मैं आपके साथ एग्जैक्ट रूल शेयर नहीं कर सकता, बट मोटा मोटा आप जान लीजिए कि वो स्ट्रेटेजी इसी
बेसिक प्रिंसिपल को माइंड में रखते हुए बनाई गई है कि अच्छे स्टॉक के लिए इसको निकालो, जब सस्ते हो जाए तब खरीदो, एंड जब महंगे हो जाए तब बेच दो। बिलीव इट और नॉट, आपको लगता है कि पूरी दुनिया जो है शॉर्ट टर्म पैसा कमाने के पीछे भाग रही है, मोमेंटम ट्रेडिंग के पीछे भाग रही है, ऐसा नहीं है। पावरफुल प्लेयर्स अलग तरीके से काम करते हैं, डिफरेंट वे में फंक्शन करते हैं, और वो बहुत बड़ा पैसा इसलिए छाप पाते हैं क्योंकि वो भीड़ से हटके काम करते हैं। और मैं भी अच्छा पैसा इसीलिए कमा पाता हूं क्योंकि मैं भी भीड़ से हटके काम करता हूं। भीड़ गोल्डन को 100 रुपए खरीदती है तो मैं बेचता हूं, भीड़ 150 रुपए बेचती है तो मैं खरीदता हूं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यहां पे हमारा सिग्नल आया है, एग्जैक्ट बाय पॉइंट क्या है? यार एग्जैक्ट बाय पॉइंट जैसी कोई चीज नहीं होती है हमारी दुनिया में। एग्जैक्ट बाय पॉइंट बस ये होता है कि जहां पे आपका सिग्नल बाइंग है ना, अगर प्राइस उससे सस्ता है तो आप खरीद सकते हो, अगर उससे ज्यादा ऊपर चला गया तो अपॉर्चुनिटी खत्म। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे प्राइस इसके नीचे आया था, मैं और खरीद सकता हूं। प्राइस जब यहां तक चला गया तो खरीदने का सेंस नहीं बनता क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम बची हुई है। तो मैं आपके सामने एकदम जो है स्क्रीन को साफ करके एक बार मार्क करके दिखा देता हूं फिर से कि किस तरीके से हम कहां खरीदते। लगभग यहाँ पे हमारा सिग्नल आया है बाई का। प्लीज रेंचो का मंत्र है ये, ध्यान से दोहराओ, प्राइस ब्लैक ग्रीन रेड, प्राइस ब्लैक ग्रीन रेड गिनती आती है, प्राइस 20, 20 से बड़ा 50, 50 से बड़ा 200। यही ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस 50 20 200 चलेगा, 200 20 50 चलेगा, जी नहीं। प्राइस उसके ऊपर 20 दिन का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 50 दिन का मूविंग एवरेज, एंड उसके ऊपर 200 दिन का मूविंग एवरेज, चीजें एग्जैक्टली यही रखना। और बेचना कब है? बेचने के लिए एग्जैक्ट उल्टा, सबसे ऊपर प्राइस, उसके नीचे 20 दिन का मूविंग एवरेज, उसके नीचे 50 दिन का मूविंग एवरेज, एंड उसके नीचे 200 दिन का मूविंग एवरेज। एज अ रिजल्ट मैंने लगभग यहां कहीं खरीदा होता और मैंने लगभग यहां कहीं बेचा होता। वेट, क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट होता इसमें? यस, अगर आप 5% का स्टॉप लॉस हिट स्टॉप लॉस रखते तो मुबारक जी, आपका 5% का स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हिट हो जाता। इसीलिए हमें स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं करना है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो ये मेरी गारंटी ही नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है कि वो स्टॉप लॉस जैसे तैसे करके हिट हो ही जाएगा। तो इसीलिए हमें स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं करना है। खरीदो, नीचे खरीदो, टारगेट पे जाएगा, चुपचाप से सेलिंग कर देना। अब बेसिकली कोरोना के टाइम पे भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि एग्जैक्ट बॉटम कहां आएगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ता एग्जैक्ट बॉटम कहां आया, कैसे आया। तब अगर मेरे को ये स्ट्रेटेजी पता होती, क्योंकि उस समय तक मेरे को स्ट्रेटेजी अनफॉर्चुनेटली नहीं पता थी, एंड मैं भी न्यूज को फॉलो करने वालों में से था, जो कि काफी बड़ी दिक्कत है। तो मेरे भी काफी हैवी लॉसेस हुए थे। मैं आपको थोड़ी बैक टेस्टिंग इसकी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा बाय सिग्नल यहाँ पे आया था, लगभग प्राइस ब्लैक ग्रीन रेड, बहुत ही क्विक प्रॉफिट हुआ हमें। आपको दिख रहा है प्राइस ब्लैक ग्रीन रेड 7% का गेन आया, उसके बाद प्राइस फिर से नीचे गिर गया। हमने यहाँ पे अगर फिर से खरीदा होता चुपचाप से प्राइस ब्लैक ग्रीन रेड, यहाँ पे हम बेच पाते प्राइस ब्लैक ग्रीन रेड, सिंपली बाय फॉलोइंग द रूल्स व्हिच आई हैव टॉट यू। एंड हमारे बेचने के बाद कोरोना की फॉल आई, तो इसने हमें कोरोना की फॉल से भी बचा लिया। और उसके बाद भी कोरोना के टाइम पे भी बॉटम क्या था, बॉटम से मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने लगभग अपने बाय सिग्नल पे खरीदा होता, अपने सेल सिग्नल पे बेचा होता, तो मेरा यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बन जाता। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, हेमंत, ये सेल सिग्नल के बाद और भी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। यार ये स्टॉक मार्केट का नेचर है, कई बार चीजें पूरा परफेक्टली वर्क नहीं करेंगी। एंड इंडेक्स में ये बाय सिग्नल बार बार नहीं आता, लेकिन जब इंडेक्स में ही बाय सिग्नल आ गया तो समझ जाओ कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मोटा मोटा ये सिग्नल इंडेक्स में उतना ज्यादा नहीं आता जितना स्टॉक्स में आता है। एंड जब चीजें बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है ना, जैसे कोरोना टाइम पे हुआ, तो वो उतनी ही ज्यादा ऊपर भी जाती है। ये स्टॉक मार्केट का नेचर, ठीक है। अब क्या बाकी स्टॉक में स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है? लेट मी शो यू। या रिसेंटली मैं चीख चीख के अपने सभी स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, कोटक बैंक खरीदो 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 खरीदो। आप लोगों ने अपने घर पे पहले मेरी क्लास ज्वाइन की हो, फिर इससे पहले, तब मैंने कोटक बैंक का एग्जांपल आई क्लियरली रिमेंबर मैंने शेयर किया था। और लेट मी शो यू क्या मेरे को उस पर प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे बाय करके यहाँ पे बेचता, सीधा सीधा मेरा प्रॉफिट होता। उसके बाद फिर से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे गया, फिर यहाँ पे मैं चीख चीख के कह रहा हूँ खरीदो 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 खरीदो, और ऊपर जा चुका है। डायरेक्ट 5-10% की गैप अप, कितने परसेंट का गैप अप हुआ था? लेट मी शो यू। जहां से या 6% की गैप अप ओपनिंग हुई थी, और उसके बाद जो इसी रेंज में है, बहुत ही जल्द हमारा सेल सिग्नल आने वाला है। ऑल्दो मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूं क्योंकि इसी रेंज में सेल सिग्नल आएगा, आई नो। वो तो बस ये मूविंग एवरेज धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे थे, टाइम लग रहा है, लेकिन अभी भी अच्छे खासे प्राइस पे है। तो कोटक बैंक में अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है बाइंग की। और सिग्नल जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, जो पहले स्टूडेंट ने जिन्होंने क्लास ज्वाइन की थी, उनके साथ मैंने जो सिग्नल शेयर किए थे, कोलपाल भी मैं चीख चीख के कह रहा था भाई बाय सिग्नल है, बाय सिग्नल है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। ये देखो यहाँ से बढ़ना शुरू कर चुका है। और मतलब पास में भी जो है हमें एक प्रॉफिट बुकिंग की मौका दिया था, उसके बाद वापस नीचे आया, फिर से अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है इसमें, लेकिन अपॉर्चुनिटी अब उतनी नहीं बची है। हेमंत, कोई ऐसे स्टॉक बताओ ना जिनमें अभी भी अपॉर्चुनिटी हो। लेट मी टेल यू दैट एज वेल। बजाज फाइनेंस में अभी भी अपॉर्चुनिटी है,
बेसिकली एक क्वेश्चन और हमारे माइंड में आता है कि हेमंत ये बेसिकली सेलिंग के सिग्नल पे बेचना जरूरी है क्या, हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते? यार लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का उतना सेंस मेक नहीं करता है, बिकॉज सी पावरफुल पेड्स के पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, बेशुमार पैसा है, लेकिन इतना भी पैसा नहीं है कि सारे स्टॉक को वो एक साथ ऊपर लेके जा सके, इतना भी पैसा नहीं है कि सारे स्टॉक को एक साथ नीचे गिराया जा सके। एज ए रिजल्ट कोई ना कोई स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई पे होगा, कोई ना कोई स्टॉक अगर सेल सिग्नल दे रहा होगा, तो कोई ना कोई स्टॉक नीचे भी गिरा हुआ होगा। चॉइस, अगर आप स्टॉक को ऊपर नहीं बेचोगे या ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाओगे, किसी भी रीजन से अगर आपने वेट करने की कोशिश की तो स्टॉक पे धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। जैसा यहाँ पे हुआ, मेरा यहाँ पे बाय सिग्नल आया था, चुपचाप से यहाँ पे मैंने बाय किया था, जहां पे मैंने चुपचाप से सेल किया था, और सेलिंग के बाद दोबारा से ये वापस नीचे गिर गया, क्योंकि यही स्टॉक मार्केट का नेचर है। अब बजाज फाइनेंस पे अभी भी बाय सिग्नल आ रहा है। मैं 2 महीने बाद के स्टूडेंट्स को दिखा रहा हूँ कि देखो मैं चीख के कह रहा था बजाज फाइनेंस को खरीद लो खरीद लो खरीद लो, पैसा बन जाता। सेम इज द सिचुएशन विद एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट मी शो यू एग्जैक्ट बजाज फाइनेंस जैसी कहानी है इसकी भी। ठीक है, ऊपर गया था, प्रॉफिट बुकिंग दी इसने हमें, प्रॉफिट बुकिंग देते ही तुरंत नीचे गिरना शुरू हो गया और अब ब्रेकआउट देके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हमारा बाय सिग्नल ऑल्दो इसमें थोड़ा सा ऊपर ही आ गया था, लगभग यहाँ कहीं हमारा बाय सिग्नल आ गया था, प्राइस ब्लैक ग्रीन थोड़ा सा ऊपर ही आ गया था, लेकिन वेट किया तो चले यहाँ ये लॉस में तो और अच्छी बात है, इसको अभी भी हम बाय कर सकते हैं। एशियन पेंट में एग्जैक्टली कैलिब्रेटेड वे में काम नहीं करती है, लेकिन मोटा मोटा लगभग नीचे हमें बाइंग की एंट्री मिल जाती है, ऊपर सेलिंग की, दोबारा यहाँ पे बाइंग अभी उससे नीचे है तो हम खरीद सकते हैं। एंड यहाँ से 23-24% की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी एशियन पेंट्स में भी है। आईटी सेक्टर को लेकर दुनिया कंफ्यूज है। लेट मी शो टीसीएस का एग्जांपल कि इवन अगर हमने टीसीएस में भी यही स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम किया होता तो क्या हम प्रॉफिटेबल होते या लॉस में होते या नो कॉस्ट नो प्रॉफिट पे निकल जाते। लेट मी शो यू दैट एज वेल। टीसीएस पे मैं आया, गाइस पता है मैंने न्यूज का आपको इतना बड़ा बड़ा लेक्चर क्यों दिए थोड़ी देर पहले तक, क्योंकि जब भी मेरी स्ट्रेटेजी का बाय सिग्नल आ रहा होगा ना, न्यूज वाले आपको हाथ पकड़ के खरीदने से रोकेंगे। न्यूज वाले आपको बोलेंगे मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो, आपको न्यूज को इग्नोर करना पड़ेगा। जब जब मेरी स्ट्रेटेजी का सेल सिग्नल आएगा, न्यूज वाले आपको चीख चीख के बोल रहे होंगे बेचो बेचो, सॉरी हाँ सेल सिग्नल आएगा, न्यूज वाले बोल रहे होंगे खरीदो खरीदो खरीदो, ये लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर हो सकता है, ये है वो है, आपको उन न्यूज को भी इग्नोर करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस में मेरा सिग्नल बाय सिग्नल आया था लगभग यहाँ कहीं, ठीक है, और सेल सिग्नल मेरा आपको दिख रहा है यहाँ पे आया हुआ है। तो अगर मान लो मैंने टीसीएस में इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी काम किया होता, आई एग्री, मेरे खरीदने के बाद ये काफी ज्यादा नीचे गिरा है, लेकिन थिंक अबाउट दीज पीपल यार, बेचारे लोग अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं और मेरा एक एग्जिट आ भी चुकी है। इन लोगों के बारे में सोचो, जो मोमेंटम या बाकी लोगों की स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, वो बेचारे अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें ऑल टाइम हाई पे चीजें खरीदने का शौक चढ़ा हुआ है दुनिया के सिखाने की वजह से। मैंने यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे मेरा सेल सिग्नल आ गया था ऑलमोस्ट, यहाँ पे एग्जिट कर दिया और उसके बाद दोबारा से नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि इस प्राइस से काफी ज्यादा नीचे है। तो टीसीएस में भी बाय सिग्नल है, इंफोसिस में भी बाय सिग्नल है। इस तरीके से जब आप काम करोगे तो गाइस ये मेरी गारंटी है, मैं नहीं कह रहा अगले महीने, मैं नहीं कह रहा 2 महीने बाद, मैं कह रहा हूं इवेंचुअली 1-2 साल में आपका बहुत ही अच्छे प्रॉफिट होने वाले हैं, आपका पोर्टफोलियो बहुत 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 तेजी से ग्रो करने वाला है। नाउ एनी डाउट्स? यस सर, अभी हम थोड़ी देर में ही सभी के डाउट्स ले लेंगे। जब हमारा ऑलरेडी जो डाउट सेशन होगा सभी को अनम्यूट करने की ऑप्शन दी जाएगी वहां पे, तो सिर्फ वो आपसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं थोड़ी देर में ही ओपन कर दूंगा, एक बार साथ से डाउट पूछ लेते हैं। तो उससे पहले से मैं एक बार समराइज कर देता हूँ जल्दी से। तो ये हमारी स्ट्रेटजी की समरी है। तो बाय में जब आपका प्राइस सबसे ज्यादा नीचे होगा आपका, फिर आएगा 20 डेज का मूविंग एवरेज, फिर आएगा 50 दिन का मूविंग एवरेज, फिर सबसे ऊपर होगा हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जैसे कि सर ने कलर वाइज आपको समझाया था, प्राइस होगा सबसे नीचे, फिर होगा ब्लैक, फिर होगा ग्रीन, फिर होगा रेड। ओके, एंड सेल में इसका ऑपोजिट हो जाता है, प्राइस आता है सबसे ऊपर टॉप पे एंड उसके बाद नीचे आता है 20 डेज का मूविंग एवरेज, फिर आता है 50 दिन का मूविंग एवरेज, सबसे नीचे आ जाता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो उसका ऑपोजिट हो गया प्राइस, ब्लैक, ग्रीन, रेड। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन। सर ने आपको चैट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया है, इनका भी लिंक दिया था, ऊपर ट्राई कर सकते हो जाकर, एंड बाय सेल का भी हमने आप शेयर कर दिया है। तो सर जैसे कि एक बार मैं ना खुद से ही, जैसे हम पोल भी नहीं ले पाए, तो मैं पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से, इफ जो भी हमने अभी तक सर ने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया है कि सबको जब क्लियर हो गया, तो गाइस मैं अभी चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, तो प्लीज गाइस डू राइट क्लियर, कि हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया है और जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं। तो प्लीज गाइस डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। एक बार सभी लिख दीजिए। मैं देख सकता हूँ हमारे साथ अभी भी 580 पार्टिसिपेंट्स आर देयर विद अस, सो आई रियली वांट एवरीवन टू राइट यस और क्लियर इन द चैट बॉक्स कि आपको अच्छी तरह समझ आया है कि नहीं।